ऑर्गेनिज्म फीड बाय इंजेस्टिंग फूड, पहले फूड को इंजेस्ट किया, जो सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर है फूड के अंदर उसको पहले इंजेस्ट किया जाएगा। कैसे हो रहा है भाई? क्योंकि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, स्प्लिट कर रहे हैं। स्प्लिट का मतलब वाटर मॉलिक्यूल टूट रहे हैं। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल किसमें? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। 30% जो भी तुमने टोटल कार्बोहाइड्रेट खाया उसका 30% एब्जॉर्प्शन जो होता है माउथ में ही हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का। जो फूड पाइप है इसोफेगस और इसके पीछे प्रेजेंट, फूड पाइप पीछे होता है और आगे की तरफ क्या प्रेजेंट है आपका विंड पाइप। ठीक है, विंड पाइप के ऊपर एक कवरिंग होती है एपिग्लॉटिस। तो जैसे एपिग्लॉटिस से खुला रहता है जब आप ब्रीदिंग कर रहे हो, तो जैसे ही आपने खाना स्वेलो किया तो ये बंद हो जाएगा एपिग्लॉटिस। फूड पाइप विंड पाइप का क्या होगा, कवर हो गया। विंड पाइप कवर क्यों हो रहा है? क्योंकि जब भी जो तुम खाना खा रहे हो ना, जब स्वेलो करो तो कहीं गलती से ना तुम्हारे विंड पाइप में खाना कहीं ना चला जाए। हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्यनिक्स क्लासेस। तो आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम नज़दीक आ चुके हैं और हम लोगों ने चैनल पे फिजिक्स का वन शॉट डाल दिया है, केमिस्ट्री का वन शॉट डाल दिया है, मैथ्स का वन शॉट डाल दिया है, रह गया था बायोलॉजी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी का वन शॉट। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। ये आज हम लोग लाइफ प्रोसेस को बहुत सिंपल तरीके से और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से कवर करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। और इस चैप्टर को बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे और ये चैप्टर आपके लिए इनफ होगा आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, आपके प्रिपरेशन को ये मजबूती देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कवर करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस में कि क्या होता है लाइफ प्रोसेस। न्यूट्रिशन को कवर करेंगे, डाइजेशन को कवर करेंगे, ट्रांसपिरेशन को कवर करेंगे, एक्सक्रीशन को कवर करेंगे, मतलब सारे प्रोसेसेस को हम आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले भाई कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। सवाल आता है कि लाइफ प्रोसेस है क्या। द बेसिक एंड एसेंशियल फंडामेंटल फंक्शन प्रोसेस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन एंड सस्टेन देयर लाइफ। जो बेसिक और एसेंशियल फंक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म फंक्शन करते हैं ताकि वो अपने लाइफ को सस्टेन कर पाए, मेंटेन कर पाए, है ना। जैसे कि कौन कौन से बेसिक फंक्शंस, जैसे कि हो गया हमारा न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन बोले तो डाइजेशन। न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा आपको? जो भी आप फूड खा रहे हो वो डाइजेस्ट होगा, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो आपके बॉडी में आपके ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाएगा। आपके बॉडी सेल्स, आपके टिश्यूज उस ब्लड के थ्रू ये भी जो भी न्यूट्रिएंट्स आपने खाया है फूड के थ्रू उसको एब्जॉर्ब करेंगे और आपके जो भी न्यूट्रिशनल डिमांड होंगे बॉडी का वो उसको फुलफिल किया जाएगा। दूसरा ट्रांसपिरेशन में समझेंगे कि ब्लड के सर्कुलेशन कैसे होता है, ब्लड सर्कुलेशन समझेंगे। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन समझेंगे कि कैसे हम लोग रेस्पायर करते हैं। मतलब रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या फिर आप कह सकते हो बायोमॉलिक्यूल इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, है ना, जिसकी हमें ज़रूरत है। आगे है एक्सक्रीशन। जो भी हमने खाना खाया, जो भी हम फूड को खा रहे हैं वो फूड हमारे बॉडी में जाके डाइजेस्ट हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अनडाइजेस्टेड फूड भी हमारे बॉडी में रह जाते हैं। ठीक है, साथ में हमारा जो ब्लड है उसके अंदर भी कुछ एक तरह से कह सकते हैं कि आप जो नीड वाले नहीं है सब्सटेंसेस उसको हम लोग बॉडी के बाहर से निकालेंगे। जैसे कि यूरिया हो गया। यूरिया हमारे ब्लड में, हमारे ब्लड का जब फिल्टर होता है तो उससे यूरिया निकलता है जो हमारे बॉडी को नीड नहीं होता है, फिर भी उसको हमारे बॉडी में बनाया जाता है और उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है किडनी के थ्रू। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं पहले न्यूट्रिशन क्या होता है। देखो बाबू, न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी एंड बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द बॉडी। जो भी फूड हम लोग खा रहे हैं उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि फैट है, प्रोटीन है ना, ऑर्गेनिक एसिड्स वगैरह हैं, ये सब हम लोग उस फूड के थ्रू उसको बॉडी में मतलब उसको हम क्या कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं और उसी फूड से हमें जो भी हमारी न्यूट्रिशनल डिमांड होती है बॉडी की वो पूरी होती है। आगे देखिए, नेक्स्ट रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू ऑब्टेन एनर्जी। जो भी हम फूड को खा रहे हैं उस फूड को जो भी हमने फूड खाया उससे जो भी हमारा बायोमॉलिक्यूल मिला, मान के चलो कार्बोहाइड्रेट मिला, वो हमारे बॉडी में स्टोर हो गया ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अब जब हमारे बॉडी को नीड पड़ेगी एनर्जी की तो उसी ग्लाइकोजन को ब्रेक किया जाएगा। ठीक है, उसी ग्लाइकोजन को तोड़ा जाएगा और उसी ग्लाइकोजन से टूटने से हमें एनर्जी मिलती है, जो भी एनर्जी जरूरत है हमारे बॉडी को। अगला है ट्रांसपोर्टेशन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट। वही ब्लड के बारे में बात हो रही है, ट्रांसफर यानी कि सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन। आगे एक्सक्रीशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल
प्रोड्यूस्ड इन दी सेल्स ऑफ दी बॉडी। जो भी वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में बन रहा है उसको निकालने का जो प्रोसेस है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन। तो दो तरह का न्यूट्रिशन होता है, एक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है, दूसरा हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो खुद ही अपने फूड को बना सकते हैं। ठीक है, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं फूड के लिए, खुद ही अपने फूड को बना लेते हैं, यानी कि सिंथेसिस करते हैं इट्स ऑन फूड। फूड इज सिंथेसिस फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, या फिर सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से फूड बनाते हैं कौन, ऑटोट्रॉप्स। जो भी ऑटोट्रॉपिक एनिमल मतलब ऑर्गेनिज्म होंगे, जैसे कि कौन, प्लांट्स, वो अपना फूड का सिंथेसिस कैसे करेंगे, इनऑर्गेनिक या मटेरियल से। ठीक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और वाटर हो गया, CO2 एंड H2O, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल चाहिए इनको फूड बनाने के लिए। ठीक है, अब आगे देखो, जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब क्लोरोफिल इसलिए ज़रूरी है ताकि क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, और जो भी फोटोसिंथेसिस होता है, जो भी फूड का फॉर्मेशन होता है वो यहीं पे होता है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है। तो एक हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा चाहिए वाटर, फिर चाहिए हमें क्लोरोफिल या फिर क्लोरोप्लास्ट। फूड को प्रिपेयर किया जाता है जनरली कब, डे टाइम में, यानी कि फोटोसिंथेसिस कब होता है, डे टाइम में। भाई फोटोसिंथेसिस होगा तभी तो प्लांट अपना फूड बना पाएगा। ठीक है, और ये ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होते कौन है, तो सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स, सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जैसे कि साइनोबैक्टीरिया हो गया, है ना, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, फिर आप इसको बोल सकते हो ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, या फिर इसको बोला जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये क्या होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी खुद के अपने फूड को बनाने की इनके अंदर कैपेबिलिटी रहती है। ठीक है, इनके पास खुद का अपना पिगमेंट होता है जिसकी वजह से अपना खुद फूड बना सकते हैं। तो ये हो गया ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन को कर रहे होंगे वो फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट रहते हैं, यानी कि बेसिकली ऑटोट्रॉप के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, फूड इज ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स, या तो फूड को डायरेक्टली ले लेंगे ऑटोट्रॉप्स या फिर इनडायरेक्टली लेंगे। ठीक है, और जैसे ये फूड को लेंगे, इस फूड को ब्रेक किया जाएगा इंजाइम की मदद से। जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, हम जो भी फूड को इनटेक कर रहे हैं तो हमारे बॉडी के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर, पैनक्रियाज के अंदर या फिर लिवर, बहुत सारे क्या होते हैं, इंजाइम्स बनाते हैं, और वही इंजाइम्स क्या करते हैं, इस बड़े ऑर्गेनिक मतलब बड़ा जो फूड पार्टिकल है उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है ताकि हमारे बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, यहाँ पे कोई पिगमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है भाई, फूड ही जब नहीं बन रहा है, यहाँ पे फूड का प्रॉपर यहाँ पे सिंथेसिस हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे पिगमेंट्स की जरूरत ही क्या है, प्लांट्स थोड़ी है। आगे देखो, इनटेक ऑफ फूड टेक्स प्लेस एट एवरी टाइम, जब मन करे तब फूड का इनटेक किया जा सकता है। और एग्जाम्पल में देखा जाए कि एनिमल्स होता है और फंगस, एनिमल्स और फंगस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, एक फंगाई हमारा क्या है, हेटरोट्रॉपिक होता है, क्योंकि ये खुद अपना फूड बना नहीं पाता, यानी कि डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, है ना। जैसे कि आप एक सेकंड आ गया, हाँ, फंगाई क्या होता है, फंगाई एक हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है ना, इसलिए ये डिपेंडेंट रहता है प्लांट्स के ऊपर, हायर प्लांट्स के ऊपर, किस लिए, अपने न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करने के लिए, है ना, अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए। जैसे कि आपने सुना होगा लाइकेंस, जिसमें फंगस जो है वो क्लोजली एसोसिएशन बना लेता है, किसके साथ, फंगस बना लेता है एसोसिएशन अपना एल्गी के साथ, है ना। ठीक है, एल्गी के साथ एसोसिएशन बनाता है, एल्गी फंगस इसको शेल्टर देता है, एल्गी जो भी प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी मिनरल्स होते हैं सॉइल से एब्जॉर्ब करके एल्गी को देता है, एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है, एल्गी फूड बनाता है, और एल्गी फूड जब भी बनाएगा फंगस उससे फूड ले लेगा। ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं फूड के लिए। चलिए आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट, आइए अब टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो 3 तरह के हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ना है आपको, आपके सिलेबस में है। एक है होलोजोइक,
दूसरा है सैप्रोफाइटिक और तीसरा है पैरासिटिक। सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि हम फूड को पहले क्या करेंगे, इनटेक करेंगे। फूड को पहले क्या किया जाएगा, इनटेक किया जाएगा। द ऑर्गेनिज्म फीड बाय इंजेस्टिंग फूड, पहले फूड को इंजेस्ट किया, जो सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर है फूड के अंदर उसको पहले इंजेस्ट किया जाएगा, फिर उसको क्या किया जाएगा, डाइजेस्ट किया जाएगा। पहले इनटेक करेंगे, फिर उसको डाइजेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करेंगे। हमारी बॉडीज जो सेल्स होती हैं फिर उसको एब्जॉर्ब करेंगे, यानी कि पहले इनटेक होगा, फिर क्या होगा, डाइजेशन होगा उस फूड का, फिर उसका होगा एब्जॉर्प्शन। 3 स्टेप में ये काम हो रहा है, यानी कि पहले इंजेक्शन हो जा रहा है। जैसे कि कहाँ कहाँ कौन कौन से होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से ऑर्गेनिज्म करते हैं, तो ह्यूमन हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, और एक होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का मतलब होता है वैसे प्लांट्स जो इंसेक्ट को ईट करते हैं, ठीक है। तो पहले जैसे कि आपने नाम सुना होगा वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप क्या है, एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है जो डायरेक्टली इंसेक्ट को फीड करता है। इंसेक्ट को पहले इंजेस्ट करेगा और फिर जाकर डाइजेस्ट करेगा, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होगा, यानी कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहा है, ठीक है। आगे अगला न्यूट्रिशन है सैप्रोफिटिज्म, यानी कि सैप्रोफाइट्स। ये क्या करेंगे भाई, ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, ठीक है। तो जो भी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करेंगे तो पहले ये फूड को इनटेक नहीं करते, पहले ये अपने डाइजेस्टिव एंजाइम को माउथ से बाहर निकाल के उस डेड बॉडी पे या फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर अपने एंजाइम को डालते हैं। यानी कि कहने का मतलब पहले ही ये लोग जो भी फूड है उसको ब्रेक डाउन करते हैं, पहले ही उसको ब्रेक करते हैं, है ना। जैसे ही फूड जब ब्रेक हो जाएगा उसके बाद उस फूड को क्या करेंगे, इंजेस्ट करेंगे। पहले फूड का ब्रेक डाउन, उसके बाद फूड का इंजेक्शन होगा, ठीक है। ये फीड किस पे करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे। जैसे कि कौन कौन सैप्रोफाइट्स होता है, बैक्टीरिया होता है हमारा, फंगाई होता है। ये क्या करते हैं, विच डाइजेस्ट द फूड एक्सटर्नली। पहले ही फूड का क्या होगा, डाइजेशन, मानी एक्सटर्नली का मतलब बॉडी के बाहर। पहले ही फूड को डाइजेस्ट कर लिया जाएगा, उसके बाद उस फूड, जैसे ही फूड डाइजेस्ट होगा उसके बाद उस फूड को ये लोग इनटेक मिलेंगे, ठीक है, मतलब इनटेक करेंगे अपने बॉडी के अंदर में, और फिर जो भी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे उसको वो लोग एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये हो गया सैप्रोफाइट्स होंगे कौन, बैक्टीरिया और फंजाई। आगे बात करते हैं पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म का मतलब पैरासाइट्स वो होते हैं भाई जो भी हमारे पैरासाइट बेसिकली क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के या तो ऊपर रहेंगे या फिर बॉडी के अंदर में रहेंगे। सिर्फ उनका एक ही काम होता है, न्यूट्रिशन को डिराइव करना, न्यूट्रिशन को शक करना। ऑब्टेन्स न्यूट्रिशन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म से डायरेक्टली क्या करेंगे, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। द पैरासाइट्स ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट्स बाय लिविंग ऑन, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहेंगे या फिर लिविंग इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट। जैसे कि जिसके ऊपर पैरासाइट प्रेजेंट होता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर प्रेजेंट होता है, हम उसको बोलते हैं होस्ट। तो होस्ट के ऊपर पैरासाइट्स क्या करते हैं, या तो होस्ट के ऊपर बैठेंगे या फिर होस्ट के अंदर में जाके न्यूट्रिएंट्स को डिराइव करेंगे, ठीक है। जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होगा उस होस्ट के अंदर में उसको डायरेक्टली ये लोग डिराइव कर लेंगे या डायरेक्टली ये लोग अपने अंदर ले लेंगे। जैसे कि पैरासाइट्स में जैसे हो गया फ्ली हो गया, लाइस हो गया, जू वगैरह जो होता है, ठीक है, टैपवर्म वगैरह हो गया, ये सब सारे के सारे कैसे होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, यानी कि पैरासिटिज्म मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था हेटरोट्रोपिज्म, हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को समझ लिया। आगे देखो, अब स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब वही क्या है, जो ग्रीन प्लांट्स हैं क्या बनाएंगे, अपना फूड मटेरियल बनाएंगे, है ना, यानी कि कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। ग्लूकोज कैसे बनाएंगे भैया, उनके लिए कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स, कुछ इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स चाहिए, फिर वो अपना फूड का सिंथेसिस स्टार्ट करते हैं। देखो, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, वो प्रोसेस जिसमें प्लांट अपने खुद के फूड को बना पाते हैं, बना लेते हैं, ठीक है, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, साथ में वाटर से, और सनलाइट और एनर्जी का यूज करते हैं, ठीक है। और किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। यानी कि एसेंशियल एलिमेंट क्या है भैया फोटोसिंथेसिस के लिए, एसेंशियल एलिमेंट हमारा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, एसेंशियल एलिमेंट हो गया हमारा वाटर, एसेंशियल एलिमेंट हो गया हमारा सनलाइट, और एसेंशियल एलिमेंट हो गया हमारा क्लोरोफिल। ये 4 एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, तब जाके एक कोई भी प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है। तो रिएक्शन क्या होता है भाई फोटोसिंथेसिस का, CO2 प्लस H2O, क्या बनेगा भाई, C6H12O6, C6H12O6, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। यही क्या बन रहा है, ग्लूकोज, और साथ में ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रहा है। यानी कि जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस को लिबरेट करते हैं प्लांट।
इसलिए कहा जाता है कि प्लांट के आसपास रहना चाहिए, क्योंकि शुद्ध ऑक्सीजन वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं जब भी फोटोसिंथेसिस करते हैं डे टाइम में, है ना। चलिए, तो आप रिएक्शन को बैलेंस करना आपको आता होगा। यहाँ पे आपने सीखा होगा रिएक्शन का बैलेंस करना। यहाँ पे देख लीजिए कितने कार्बन प्रेजेंट है। यहाँ पे रिएक्टेंट साइड 6, यहाँ पे 1 कार्बन प्रेजेंट है, और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड 6 कार्बन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 6 इसको पहले क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके 6 कार्बन हो जाएगा। तो रिएक्टेंट साइड 6 कार्बन हो गए, प्रोडक्ट साइड भी 6 कार्बन हो गए, काम खत्म। अगला क्या है, आगे हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। चलो हाइड्रोजन का बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड कितना है, 12, और इधर कितना है, इधर 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। चलो तो अच्छा, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। इसके बाद ऑक्सीजन देखो इधर कितना है, 2 ऑक्सीजन और 2 और 1 3, मतलब ऑलरेडी मैंने जब 6 से मल्टीप्लाई करी तो यहाँ पे 6 दूना का 12 ऑक्सीजन हो गया, है ना। और यहाँ पे 12 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 ही है, तो यहाँ इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 दूनी का 12 और 12 और 6 18, तो इधर भी 18 ऑक्सीजन हो गया, इधर भी 18 ऑक्सीजन हो गया, इधर 12 हाइड्रोजन और इधर भी 12 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट, देखिए भाई 3 स्टेप में फोटोसिंथेसिस होता है। पहला स्टेप क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट या फिर लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। भाई जो क्लोरोफिल है वो क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद इस लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाता है, केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी, सनलाइट, केमिकल एनर्जी कौन, ग्लूकोज, यानी कि ये जो ग्लूकोज बना है कौन है, ये केमिकल एनर्जी बनाया गया, ठीक है। किसके कैसे हो रहा है भाई, क्योंकि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं। स्प्लिट का मतलब वाटर मॉलिक्यूल टूट रहे हैं। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होते हैं, वाटर स्प्लिट होना चालू हो जाते हैं। दूसरा स्टेप होगा। तीसरा स्टेप क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि देखो यहाँ पे इस साइड रिएक्टेंट साइड कोई CO2 में, देखो CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ से जब देखोगे CO2 से यहाँ पे, इधर देखो इस कार्बन पे, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन का एडिशन होगा, यानी कि इसके यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे वाटर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, आप कह सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, अगला है भाई साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। तो इधर देखिए क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन ग्रीन, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है, ग्रीन कलर्ड ऑर्गेनली, ठीक है। मतलब ग्रीन, क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन ऑर्गेन है, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, जिस इनसाइड द प्लांट सेल। द लीव्स आर ग्रीन बिकॉज दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। जो भी प्लांट्स ग्रीन होते हैं तो बेसिकली उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आगे देखो, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन विच, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इंटर थ्रू स्टोमाटा। जो क्लोरोप्लास्ट है, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है इंटर करता है किसके, स्टोमाटा के थ्रू, ठीक है। किसके अंदर में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करेगा स्टोमाटा के थ्रू। ये देखो भाई, ये है स्टोमाटा, ठीक है। स्टोमाटा के ऊपर की तरफ देखोगे, सबसे बाहर की तरफ, तो सबसे बाहर की तरफ प्रेजेंट है गार्ड सेल, सबसे बाहर की तरफ प्रेजेंट है गार्ड सेल, ठीक है। चलिए यहां पे है गार्ड सेल, ये देखो ये सारे के सारे गार्ड सेल हैं, ये सेल गार्ड सेल हैं, ठीक है। और यहीं पे अंदर में इसी के ऊपर प्रेजेंट होता है क्या, यहाँ पे यहीं पे प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। देखो ये रहा हरे हरे जो ये ग्रीन ग्रीन कलर बना रहा है, मैंने जो बनाया ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है ये, ठीक। तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को इंटर करना होगा कहाँ पे, स्टोमाटा के अंदर में, तो कैसे इंटर करेगा, मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर इंटर करना होगा तो कैसे इंटर करेगा, स्टोमाटा के थ्रू, जब स्टोमाटा ओपन कंडीशन में रहेगा तब। आगे देखो, लीफ गार्ड सेल स्टोमाटा पोर्स वाटर टेकन अप बाय द रूट्स। जो भी वाटर को, मतलब जो भी वाटर है वो, उसको वाटर कहाँ से आएगा, वाटर आता है रूट से। रूट उस वाटर को एब्जॉर्ब करता है और जहां से ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ। लीफ से जब भी वाटर लॉस होगा तो एक तरह से ट्रांसपिरेशन पुल जनरेट होता है, वाटर की कमी होती है, होने लगती है एरियल पार्ट में। तो रूट्स क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं सॉइल से, और पानी को भेजना चालू कर देते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। आगे देखिए,
आगे देखो स्टोमाटा क्या है, बेसिकली स्टोमाटा क्या है, एक टाइनी पोर है, छोटे छोटे पोर्स हैं, टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ में, सरफेस ऑफ द लीफ पे, लीफ के सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसी को स्टोमाटा बोल रहे हैं, ठीक है। वाटर को कौन टेकअप कर रहा है, टेकन अप बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल। वाटर जैसी जो भी रूट्स होते हैं वाटर को जब अपटेक करते हैं तो उसके साथ कुछ कुछ न्यूट्रिशन भी आता है, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स भी आते हैं, जैसे कि कौन कौन से, मतलब नाइट्रोजन आएगा, फास्फोरस आएगा, मैग्नीशियम आएगा, आयरन भी आएगा, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स आते हैं वाटर के थ्रू। चलो आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है भाई, एक सेकंड बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, इन प्लांट्स फूड ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट्स के अंदर जो फूड ग्लूकोज है उसको किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है, स्टार्च के फॉर्म में, जबकि एनिमल में जो फूड को स्टोर किया जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, यानी कि ग्लूकोज जो एनिमल के अंदर ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होगा, और प्लांट्स के अंदर में ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। आगे देखिए फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट, जब डेजर्ट प्लांट्स रहते हैं, यानी कि जो प्लांट्स कहाँ मिलेंगे आपको, डेजर्ट एरिया में। डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं उनके पास वाटर की बहुत ज़्यादा कमी होती है, ठीक है। तो उनका एक प्राइमरली जो नीड होगा कि किसी तरह से वाटर को प्रिवेंट कर दिया जाए, मतलब वाटर को लॉस होने से बचाया जाए, यानी कि ट्रांसपिरेशन को कम किया जाए। तो ट्रांसपिरेशन जब होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा, तो क्या होता है कि वो डे टाइम में अपने स्टोमाटा को क्या करते हैं, क्लोज कर लेते हैं, किस लिए, ताकि वो अपने वाटर को कंजर्व कर पाए, वाटर को बचा पाए। कंजर्व करने के लिए, वाटर को कंजर्व करने के लिए क्या कर लेते हैं, अपने स्टोमाटा को क्लोज कर लेते हैं। जबकि नाइट टाइम में स्टोमाटा को क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, किस लिए, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब किया जाए, ठीक है। तो जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को कब लेते हैं, रात में लेते हैं, ठीक है, और फिर इसी से ग्लूकोज बनाते हैं डे टाइम में। रात में सारे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर लेते हैं, और जब दिन होता है तो वहां पे जो स्टोर्ड कार्बन डाइऑक्साइड है उसी से ये अपना क्या कर लेते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इनके पास मजबूरी है कि इनके पास वाटर की कमी है, तो इसलिए जो इनके लीव्स होते हैं वो अपने स्टोमाटा को क्लोज कर लेते हैं, और कुछ एब्जॉर्प्शन, और कुछ ये लोग आप तरह से कह सकते हैं कि मॉडिफिकेशन करते हैं अपने अंदर, जैसे कि लीव्स के ऊपर कांटे लग जाते हैं, स्पाइंस, लीव्स जो होता है स्पाइन में कन्वर्ट हो जाता है, स्टेम के ऊपर स्पाइन लग जाते हैं, ताकि वाटर के लॉस से बचा जा सके, प्लांट अपने को, जो डेजर्ट प्लांट है खुद को वाटर के लॉस से बचा सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, हाँ जी, चलिए आइए देखते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। ये इसको आप इग्नोर करेंगे, ये एक्टिविटी है, आप इस एक्टिविटी को आप पढ़ लीजिएगा, ये एनसीईआरटी में दे रखा है। आगे देखेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में कैसे न्यूट्रिशन होता है, ये आपके सिलेबस में है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे आप। अमीबा, देखिए अमीबा जो सेल्स होते हैं, इनका जो बाहर का जो ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये क्या होता है, बहुत फ्रेजाइल होता है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं एक्सपेंडेबल है, फ्रेजाइल नहीं कहेंगे उसको, बोलेंगे एक्सपेंडेबल है, ठीक है, यानी कि खुद को एक्सपेंड कर सकता है, अपने आप को इस ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मॉडिफाई कर सकता है। तो देखो इसी मॉडिफिकेशन की वजह से जब भी आसपास इसके फूड पार्टिकल्स आएंगे तो ये फूड पार्टिकल्स के अराउंड एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिसे हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया, और इसी मतलब बेसिकली ये फिंगर लाइक अ प्रोजेक्शन है। तो इसी एडेप्टेशन के कारण, इसी मॉडिफिकेशन के कारण जो आसपास फूड पार्टिकल्स होगा उसको अमीबा एब्जॉर्ब करके अपने सेल के अंदर में रख लेता है, और फिर उससे अपने न्यूट्रिएंट्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स नीड होते हैं उसको फुलफिल करता है। जैसे कि देखो अमीबा takes in food using the temporary finger-like projection of the cell surface called pseudopodia. Finger-like projection हम क्या बोल रहे हैं, pseudopodia बोल रहे हैं ना, pseudopodia, ये है finger-like projection। यहाँ पे इसको बड़ा करके देख सकते हैं, ये देखो ऐसा finger-like projection बन गया, ये है pseudopodia, है ना, ये जो दिख रहा है तुम्हें, ये क्या है, pseudopodia है, ठीक। चलो, और ये जो pseudopodia है, अच्छा pseudopodia का एक और नाम से हम लोग जानते हैं, इसे हम बोलते हैं false feet। pseudopodia को क्या बोला जाता है, false फीट भी कहा जाता है। देखने में लगेगा कि ये फीट है, लेकिन ये फीट होता नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं फॉल्स फीट। आगे देखिए, फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड, है ना, इंजाइम आर सीक्रेटेड विच ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। अब इनके अंदर क्या बनेगा, इंजाइम्स बनेंगे, और जो भी फूड पार्टिकल्स को वो इंगल्फ कर चुके हैं, अपने अंदर ला चुके हैं, उसको इंजाइम्स ब्रेक डाउन करेगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन साइटोप्लाज्म बाय डिफ्यूजन। यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस से जो भी डाइजेस्टेड फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होगा उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा अमीबा में। अनडाइजेस्टेड फूड मूव्स टू द सेल सरफेस एंड थ्रोन आउट। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसको सेल्स के बाहर निकाल दिया जाएगा। वैसे ही आगे देखिए, नेक्स्ट न्यूट्रिशन समझते हैं किसके अंदर, हाँ न्यूट्रिशन समझेंगे पैरामीशियम के अंदर। पैरामीशियम भी क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। द सेल्स हैव अ डेफिनिट शेप।
पैरामीशियम के पास एक डेफिनेट शेप है, ठीक है, डेफिनेट शेप है मतलब इसके शेप जो है फिक्स है। अमीबा की तरह ये इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये खुद को एक चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, आप चेंजिंग इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है। इसका मतलब इनका ये कैसे फिर फूड अपने फूड को इंगल्फ करेंगे? इनके पास देखो एक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं हम लोग वैक्यूल। एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं वैक्यूल, है ना। और इसी वैक्यूल्स के थ्रू ये फूड को अपने अंदर लेते हैं, इनटेक करते हैं। फूड इज मूव टू ए स्पेसिफिक स्पॉट जिसको हम क्या बोलते हैं वैक्यूल, बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। अच्छा, इनके पास क्या प्रेजेंट है? सीलिया। सीलिया क्या करेंगे? जो भी आसपास फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा वो सीलिया, ये देखो ऐसे करके सीलिया निकलता है यहाँ पे, ये सीलिया जो होंगे, जो भी आसपास फूड होंगे उसको पकड़ पकड़ के कहाँ भेज देंगे? वो वैक्यूल के पास भेजेंगे, क्योंकि यहीं से जो है फूड पार्टिकल इंटर कर सकता है पैरामीशियम के अंदर में। सीलिया क्या है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, विच ऑल्सो हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सीलिया का एक काम तो हो गया भाई कि फूड को पैरामीशियम के अंदर में भेजेगा, दूसरा मूवमेंट में भी काम करेगा, है ना। यानी कि जो सीलिया है पैरामीशियम के मूवमेंट में भी काम आता है। पहला फूड इंटेक में भी काम आएगा और दूसरा मूवमेंट मतलब सेल के मूवमेंट के यानी कि पैरामीशियम के मूवमेंट में भी काम आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब स्टार्ट करते हैं डाइजेशन। बेटा डाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स फूड। लार्ज कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक करना है किसमें? सिंपल मॉलिक्यूल्स में। मॉलिक्यूल्स कौन कौन से मॉलिक्यूल? जैसे कि हो गया फैट हो गया, जैसे कि हो गया प्रोटीन हो गया, है ना, जैसे कि आप समझ लो कार्बोहाइड्रेट हो गया, है ना, कार्बोहाइड्रेट हो गया, जैसे कि हो गया फैटी एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया। इनमें ब्रेक करना है, मतलब सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं ये। अगर इसमें ब्रेक होगा तभी तो इन सबको ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाएगा, ब्लड में एब्जॉर्ब किया जाएगा। अगर सिंपल मॉलिक्यूल को नहीं बड़े फूड पार्टिकल्स को ब्रेक किया जाएगा तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। किस लिए एब्जॉर्प्शन करते हैं भाई? सिंपल मॉलिक्यूल एब्जॉर्प्शन क्यों हो रहा है, क्यों डाइजेशन हो रहा है? ताकि बॉडी अपना ग्रोथ कर सके, बॉडी अपना ग्रोथ कर सके, अपना रिपेयर कर सके, बॉडी अपना मेटाबॉलिज्म कर सके, ठीक है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, ब्रेक डाउन फॉर्मेशन कर सके, ठीक है, अपने सेल को रिपेयर कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके, ग्रोथ कर सके। ये सब सारी चीज़ें किसकी वजह से पॉसिबल है? डाइजेशन की वजह से, क्योंकि डाइजेशन से जो भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है बॉडी को, वो उसका न्यूट्रिएंट्स फुलफिलमेंट हो जा रहा है फूड के थ्रू। आइए स्टार्ट करते हैं डाइजेशन का प्रोसेस। डाइजेशन शुरू कहाँ से होता है? तो डाइजेशन शुरू होगा टंग से। मतलब जैसे ही मतलब फूड आप इनटेक करोगे माउथ के थ्रू, तो माउथ के बाद जैसे ही आपने खाना खाया कहाँ किसके पास जाएगा? टंग के पास जाएगा। तो टंग के बारे में बात करेंगे तो देखो बेटा, टंग किस लिए काम आता है? टेस्ट करने के लिए काम आता है, रोलिंग करने के लिए काम आता है फूड का। खाना खाओगे इधर उधर कूचना होगा, इधर उधर फूड को इधर चिविंग करना होगा, ठीक है, चर्निंग करना होगा, उसमें मदद करता है टंग, ठीक। और फिर उसको स्वेलो करने के लिए, ठीक है, निगलने के लिए भी काम कौन करता है? निगलना, जो भी फूड पार्टिकल को निगलना होगा उसके लिए टंग ही अपना टंग ही फंक्शन करता है, ठीक है। आगे देखिए सैलिवरी ग्लैंड क्या करेगा? जैसे ही तुमने खाना खाया, हमारे माउथ में क्या प्रेजेंट है? बहुत सारे सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। 3 तरह के सैलिवरी ग्लैंड होते हैं, उतना वो डिटेल में नहीं जानना। 3 तरह के सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। तो सैलिवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करेंगे? ये सीक्रेट करने लगते हैं अमाइलेज, ठीक है। अमाइलेज क्या है? एक इंजाइम है। अमाइलेज क्या है? ये एक इंजाइम है। इसको पूरा नाम बोला जाता है सैलिवरी अमाइलेज, ठीक है, सैलिवरी अमाइलेज। तो सैलिवरी अमाइलेज क्या करता है? डाइजेशन करता है कार्बोहाइड्रेट का। 30% जो भी तुमने टोटल कार्बोहाइड्रेट खाया उसका 30% एब्जॉर्प्शन जो होता है माउथ में ही हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। तो पहला एंजाइम कहाँ आपने पढ़ा? सैलिवरी अमाइलेज कहाँ मिलता है? आपके माउथ में, ठीक। तो अब जो फूड तुमने खाया वो कहाँ जाएगा? ईसोफेगस में जाएगा, फूड पाइप जिसको बोलते हैं। ईसोफेगस में फूड गया, ठीक है। मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम अच्छा एक बात और समझिए, जैसे ही फूड आपने ये क्या बोल के आप ऐसा कह सकते हो कि जब भी फूड आपने स्वेलो किया, फूड को स्वेलो करने के बाद फूड गया ईसोफेगस में और ईसोफेगस से फिर जाएगा स्टमक में। तो ऐसा नहीं है कि स्टमक मतलब ईसोफेगस डायरेक्टली फूड को स्टमक में भेजता है भाई। जो ईसोफेगस होता है वो कुछ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब होता है जिगजैग मूवमेंट, ऐसे जिगजैग मूवमेंट इसको बोलते हैं, वेवी मूवमेंट बोलते हैं। ये वो भी वेवी मूवमेंट करता है ताकि जो फूड पार्टिकल्स है, जो भी तुमने फूड खाया जिसको काइम बोलते हैं, जो भी तुमने फूड खाया वो क्या करे? आसानी से क्या कर सके? नीचे स्टमक में जा सके, है ना।
तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो कर रहा है। और बेसिकली अच्छा, ये जो मूवमेंट है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, ये एक इनवॉलंटरी मूवमेंट है, ठीक है। इनवॉलंटरी मूवमेंट यानी कि इसको कंट्रोल कौन करेगा, इसको कंट्रोल करने वाले होता है हमारा हाइंड ब्रेन, और हाइंड ब्रेन के अंदर होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा किसके साथ मिलकर करता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के साथ। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर ये क्या कराते हैं, इनवॉलंटरी मूवमेंट कराते हैं। किसका, इनवॉलंटरी मतलब आपके कंट्रोल में नहीं है। इनवॉलंटरी मूवमेंट हो रहा है किसका, इसोफेगस का, ठीक है। और फूड को पुश किया जाता है, नीचे की तरफ फूड को पुश किया जा रहा है। फूड वही जैसे कि जैसी सैलिवरी एमाइलाइज्ड फूड के साथ मिलता है उसको हम बोलने लगते हैं काइम, यानी कि बोलस। फूड मूव करेगा कहाँ पे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये मूवमेंट को कंट्रोल करने वाले क्या कौन है भाई, इसको कंट्रोल करने वाला है मेडुला ऑब्लोंगेटा, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ यूजिंग कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, यानी कि यहाँ पे इसोफेगस के ऊपर लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में मूव करते हैं, एक कोऑर्डिनेटेड वे में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो करते हैं, ताकि जो फूड है वो आराम से माउथ से कहाँ चल जाए, स्टमक में चल जाए, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर में नीचे में चल जाए। चलिए आगे देखिए, अब फूड इसोफेगस के थ्रू कहाँ आएगा, स्टमक में आएगा। तो स्टमक में प्रेजेंट है गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, जहां भी ग्लैंड होगा मतलब हार्मोन का सिक्रीशन होगा सॉरी बेटा जहां भी ग्लैंड होगा वहां पे हार्मोन्स के सिक्रीशन होगा। तो हार्मोन्स का सिक्रीशन होगा तो यहाँ पे भी स्टमक के अंदर में कुछ हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पेप्सिन हार्मोन प्रेजेंट होता है, लाइपेज हार्मोन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे पेप्सिन जो है, पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे एक एसिड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। जो पेप्सिन है वो पेप्सिन को एक्टिवेट यानी कि फंक्शन करने के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए, और एसिडिक एनवायरनमेंट उसको देता है कौन, स्टमक के अंदर बनाकर HCl देता है। तो पेप्सिन जब तक एक्टिवेट नहीं होगा वहां पे जो फूड का डाइजेशन नहीं हो पाएगा स्टमक के अंदर में, ठीक है। तो पेप्सिन को एक्टिवेट कर रहा है HCl। अच्छा, चूंकि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो ये हो सकता है कि हमारे स्टमक को डैमेज कर दे, ठीक है। हमारे स्टमक के अंदर पोर क्रिएट भी कर सकता है, छेद दे सकता है स्टमक को। तो इससे बचाने के लिए यहाँ पे किसका सिक्रीशन होता है, यहाँ पे म्यूकस का भी सिक्रीशन होता है ना। म्यूकस क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो स्टमक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है, ठीक है। आगे देखिए, अब फूड का कुछ फूड का मतलब लगभग जो भी फूड आपने खाया उसमें जो प्रोटीन पार्ट होगा उसका 30%, जितना भी प्रोटीन आपने इंटेक किया उसका 30% प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में हो गया। अब जो फर्दर प्रोटीन का डाइजेशन होगा वो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, यानी कि अब जो भी फूड है स्टमक से अब कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में जाएगा। अब देखो भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड गया तो यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन और कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होगा फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तीन पार्ट होते हैं यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होगा फूड का। आगे देखते हैं भाई, कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो भी तुमने फूड खाया, ऐसा नहीं कि सारा का सारा फूड आपका जो है डाइजेस्ट हो जाएगा, सारा का सारा फूड जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा। कुछ अनडाइजेस्टेड फूड भी वहाँ पे रह जाएंगे, और उस अनडाइजेस्टेड फूड को हम लोग अपने बॉडी से एक्सक्रीट आउट, यानी कि एक तरह से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो उसमें वो जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो कहाँ चल जाएगा, वो चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, है ना। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर प्रेजेंट इन अनडाइजेस्टेड फूड, मतलब जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें कुछ वाटर भी रह जाते हैं, तो उस वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। क्योंकि बॉडी से वाटर को लॉस होना अच्छी बात नहीं है, तो वाटर को हम लोग को क्या करना है, वापस से एब्जॉर्ब करवा देना है। यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली क्या आ रहा है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर वाटर प्रेजेंट है उसको वापस से वहां पे एब्जॉर्ब किया जा रहा है, ठीक है। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाएगा, रेक्टम के थ्रू, मतलब रेक्टम में यहाँ स्टोर होता है, और रेक्टम के थ्रू जो है वो फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ चल जाता है, एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा, बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है, ठीक है। चलिए, ये सब समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं फिर डाइजेशन से, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बेटा। आगे देखो, अब बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ग्लैंड्स का मतलब वैसे स्ट्रक्चर्स जो किसका सिंथेसिस करेंगे, हार्मोन्स यानी कि एंजाइम्स का सिक्रीशन करेंगे, ठीक है। हार्मोन्स या फिर एंजाइम का सिक्रीशन करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इनिशियली शुरू किया जाए भाई, कहाँ से शुरू किया जाए, हम लोग माउथ से। तो ऑर्गन है माउथ,
तो माउथ के अंदर मिलता है आपका क्या, सैलिवरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड मिलता है माउथ के अंदर में, सैलिवरी ग्लैंड। और सैलिवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करेगा, सैलिवरी एमाइलेज सीक्रेट करेगा। सैलिवरी एमाइलेज जब सीक्रेशन करेगा तो बेसिकली मैंने आपको बताया था जो भी आप कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च खा रहे हो उसका डाइजेशन होगा कहाँ पे, माउथ में, ठीक है। लगभग 30% के अप्रॉक्स अराउंड यहाँ पे डाइजेशन होता है। तो यहाँ पे सैलिवरी एमाइलेज क्या कर रहा है, स्टार्च को ब्रेक कर दे रहा है, किसमें, माल्टोज में, क्योंकि स्टार्च हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है ना, स्टार्च हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, ये वो सब रूमिनेंट्स एनिमल में एब्जॉर्ब होता है, काऊ, बेफेलो वगैरह, रैबिट वगैरह में। तो हमारे पास कोई एब्जॉर्प्शन नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्च को पहले ब्रेक करेंगे माल्टोज में, ठीक है। और माल्टोज में जैसे स्टार्च ब्रेक हो जाएगा फिर उसका डाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। आगे है नेक्स्ट ऑर्गन है स्टमक। स्टमक में मैंने अभी आपको बताया गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है स्टमक में। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या बनाते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाते हैं गैस्ट्रिक जूस, और इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट है पेप्सिन और एक प्रेजेंट है लाइपेज। दो प्रेजेंट है एंजाइम, एक है लाइपेज और एक है पेप्सिन। तो याद रखिए पी से पेप्सिन और पी से पेप्सिन जो है किसका डाइजेशन करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करता है पेप्सिन, ठीक है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, यानी कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा, तोड़ेगा उसको। तो प्रोटीन बेसिकली क्या होता है, प्रोटीन को बोला जाता है ए पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड। अगर आपसे प्रोटीन का डेफिनेशन पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, ए पॉलीपेप्टाइड चेन, ए पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड। ये क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है किसका, अमीनो एसिड का, है ना, ठीक है। चलिए, तो प्रोटीन को जब ब्रेक किया जाएगा यानी कि डाइजेशन किया जाएगा तो किस में टूटेगा, पेप्टॉन्स में, है ना। और प्रोटीन किस में ब्रेक हो रहा है, पेप्टॉन्स में। प्रोटीन का डाइजेशन होगा तो प्रोटीन किस में ब्रेक होगा, पेप्टॉन्स में, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट एंजाइम है लाइपेज, एल से लाइपेज, और इसका एल से डाइजेशन किसका होगा, लिपिड का। जैसे पी से प्रोटीन आपने याद रखा था, पी से यानी कि पेप्सिन, पेप्सिन किसका डाइजेशन कर रहा है, प्रोटीन का। वैसे एल से लाइपेज, लाइपेज किसका डाइजेशन करता है, लिपिड का। और लिपिड डाइजेस्ट यानी कि ब्रेक डाउन किसमें होते हैं, ग्लिसराइड्स में, है ना। आगे बढ़ते हैं भैया, डियोडेनम। डियोडेनम बोले तो कहाँ आ गए हम लोग, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट पे आ गए, है ना। हालांकि अलग से स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पढ़ना है, उसके अंदर जो ग्लैंड्स हैं, लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अपर पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अपर पार्ट है उसी को हम क्या बोलते हैं, डियोडेनम। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो स्टमक है वो कहाँ जाके खुलेगा, डियोडेनम में खुलेगा, ज्वाइंट होगा डियोडेनम में। तो डियोडेनम में देखोगे तो डियोडेनम में कुछ सिक्रीशंस आते हैं अलग अलग ग्लैंड्स के, जैसे कि देखो सबसे पहला सिक्रीशन आएगा किसका, सबसे पहला सिक्रीशन आता है लीवर का। सबसे पहला सिक्रीशन आएगा लीवर का, और लीवर क्या बनाता है भाई, बाइल जूस। लीवर बनाएगा क्या, बाइल जूस। और एक बात समझिए, बाइल जूस में कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता बाइल जूस में। लीवर बनाता है, सिंथेसिस करता है बाइल जूस का, और बाइल जूस को स्टोर करने का काम करता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से एंजाइम, गॉल ब्लैडर से ये जो बाइल जूस है कहाँ पे आया, ये आया स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो बाइल जूस है क्या करता है, फैट का डाइजेशन करता है, फैट को ब्रेक करता है ना। इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब होता है जो लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो बड़े बड़े फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं, उसको छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, बाइल जूस करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इसी को बोला जाता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। देखो भाई, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब लार्ज ड्रॉपलेट्स को किसमें चेंज करना है, लार्ज ड्रॉपलेट्स को आपको चेंज कर देना है स्मॉल ड्रॉपलेट्स में, स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट, ठीक है। तो बेसिकली बाइल जूस का फंक्शन क्या है, बाइल जूस फंक्शन कैसे करता है, तो बाइल जूस क्या करेगा, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देगा स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि डियोडेनम का। तो सरफेस एरिया जब इंक्रीज हो जाएगा डियोडेनम का, तो इन जो बाइल जूस है उसको आराम से फंक्शन करने का मौका मिलेगा। तो जैसे जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा बाइल जूस का एब्जॉर्प्शन होगा, सिक्रीशन होगा। तो जैसे ही सिक्रीशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, तो लार्ज ड्रॉपलेट्स जो होंगे फैट के वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इसी को हम लोग बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। आगे देखते हैं नेक्स्ट, अगला सिक्रीशन किस में आएगा, डियोडेनम किसका आ रहा है, डियोडेनम में इसका आ रहा है पैनक्रियाज का। पैनक्रियाज के अंदर प्रेजेंट होता है पैनक्रियाटिक जूस, इसके अंदर प्रेजेंट है पैनक्रियाटिक जूस। और इस पैनक्रियाटिक जूस के अंदर दो एंजाइम है, एक है अमाइलेज और दूसरा है ट्रिप्सिन। एक है अमाइलेज, दूसरा है ट्रिप्सिन।
तो एमाइलेज किसका डाइजेशन करेगा? स्टार्च का डाइजेशन करता है और स्टार्च को ब्रेक कर देगा किसके अंदर में? माल्टोज में। स्टार्च को ब्रेक कर देगा माल्टोज में। ट्रिप्सिन किसका डाइजेशन करता है? प्रोटीन का। 30% प्रोटीन कहाँ डाइजेस्ट हुआ था? स्टमक में पेप्सिन कर रहा था। जो बचा हुआ 70% प्रोटीन का डाइजेशन कौन करेगा? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन कहाँ से आ रहा है? पैनक्रियास से आ रहा है। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा किसमें? वही फिर पेप्टॉन्स में टूटेगा और पेप्टाइड्स में, मतलब वही पेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे अमीनो एसिड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? एक प्रोटीन बनाते हैं। एक अमीनो एसिड ऐसा हुआ, एक अमीनो एसिड, ये तीसरा अमीनो एसिड, ठीक है, ये A1, 3 अमीनो एसिड आपस में कैसे जुड़ते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। मतलब बहुत सारे बड़े लॉन्ग चेन होता है पेप्टाइड बॉन्ड का, अमीनो एसिड का, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ते हैं। तो प्रोटीन किस में ब्रेक होता है? पेप्टॉन्स में और पेप्टाइड्स में। ये कहाँ ब्रेकडाउन हो रहा है? ये ब्रेकडाउन हो रहा है ड्यूडेनम में। वो किसकी वजह से रहा है? पैनक्रियाटिक जूस की वजह से हो रहा है। पैनक्रियाटिक जूस में क्या प्रेजेंट था? ट्रिप्सिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट देखो, अगला पैनक्रियाटिक जूस में क्या प्रेजेंट है? लाइपेज। नेक्स्ट है लाइपेज। नेक्स्ट है लाइपेज। लाइपेज किसका डाइजेशन करेगा? फैट का। ठीक है, हालांकि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट पहले हो चुका है। लार्ज ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट किस में कन्वर्ट हो चुके हैं? स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट में कन्वर्ट हो चुके हैं। और वो जो छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट हैं उनको फैटी एसिड, यहां पे ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा, एक मिनट, इसको थोड़ा सा मिटा दिया जाए। जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स थे बेटा, स्मॉल ड्रॉपलेट्स को वापस से किस में ब्रेक किया जाएगा? जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट हैं उनको तोड़ा जाएगा किसके अंदर? फैटी एसिड। फैटी एसिड में ब्रेक किया जाएगा और ग्लिसरॉल में ब्रेक किया जाएगा। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में ब्रेक किया जाएगा। ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ और भी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि जेजुनम हो गया, इलियम हो गया। तो यहाँ पे इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स क्या निकालते हैं? इंटेस्टाइनल जूस, या फिर इसको दूसरा नाम दिया जाता है सकस एंट्रिकस। सकस एंट्रिकस या फिर इंटेस्टाइनल जूस कहा जाता है। तो इस सिक्रीशन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इरेप्सिन। इरेप्सिन क्या करता है? पेप्टोन्स को फर्दर ब्रेक करता है किसके अंदर में? अमीनो एसिड के अंदर में। प्रोटीन पहले ब्रेक हुआ पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स किसमें ब्रेक हुआ? पॉलीपेप्टाइड चेन जो टूट रहा है वो किसमें फाइनली ब्रेक हो रहा है? अमीनो एसिड। जब जो पेप्टाइड बॉन्ड टूटेगा तभी तो अमीनो एसिड बनेगा। यानी कि इरेप्सिन जो भी पेप्टोन्स था उसको फर्दर अमीनो एसिड में ब्रेक कर दिया। ठीक है, आगे देखो। जो इंजाइम प्रेजेंट थे, शुगर, जो भी शुगरी सब्सटेंस सब खा रहे हो उसका डाइजेशन हो रहा है और शुगर को किसमें ब्रेक कर दिया जा रहा है? ग्लूकोज में, है ना। शुगर को किसमें तोड़ा जा रहा है? ग्लूकोज के अंदर में तोड़ा जा रहा है। आगे देखो, एक होता है लाइपेज, है ना, लाइपेज। तीसरी बार लाइपेज आ रहा है कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है लाइपेज। यहाँ पे एक जो स्मॉल इंटेस्टाइन में लाइपेज होता है वो किसको ब्रेक करता है? ट्राइग्लिसराइड को ब्रेक करेगा किसमें? मोनोग्लिसराइड्स में और फैटी एसिड में। समझ में आया? चलिए एक बार फिर से रिकॉल करते हैं सारे ग्लैंड्स, सारे जो एंजाइम्स यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया, फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। फास्ट तुरंत देख लेंगे 1 मिनट के अंदर में। शुरुआत करते हैं भाई डाइजेशन। शुरुआत करें ग्लैंड्स। पहला ग्लैंड हमने पढ़ा था माउथ। माउथ के अंदर में कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट है? मैंने आपको पढ़ाया था कौन प्रेजेंट है? सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड कौन सा एंजाइम निकालेगा? सैलिवरी एमाइलेज निकालेगा। सैलिवरी एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च का डाइजेशन करता है। स्टार्च को किसमें ब्रेक डाउन कर देगा? माल्टोज में। काम खत्म। नेक्स्ट स्टमक। स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या बनाते हैं? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में क्या प्रेजेंट है? गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट है पेप्सिन और लाइपेज। पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन का डाइजेशन करेगा स्टमक में। कितना परसेंट? 30% प्रोटीन का डाइजेशन होता है स्टमक में। लाइपेज क्या करेगा? लिपिड्स का डाइजेशन करेगा। तो अगर लिपिड्स किस में ब्रेक हो रहा है? ग्लाइसराइड में। अगर क्वेश्चन आएगा कि लिपिड ब्रेक हो रहा है ग्लिसराइड में, तो आप क्या लगाओगे? कहां पर ब्रेकडाउन हुआ होगा? ये ब्रेकडाउन हुआ होगा स्टमक के अंदर में। अगर प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है पेप्टॉन्स में, तो ये कहां डाइजेशन हो रहा होगा? स्टमक के अंदर में हो रहा होगा। आगे देखो, ड्यूडेनम। स्टमक, जहां स्टमक से फिर जो अगला स्ट्रक्चर जो जुड़ा होता है स्टमक से, उसे कौन बोलते हैं? ड्यूडेनम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ड्यूडेनम में किसका सीक्रेशन आता है? लीवर का। लीवर क्या बनाता है? बाइल जूस। बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता। बाइल जूस करता क्या है? सरफेस एरिया बढ़ा देता है सेल्स का, ताकि जो लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स है उसको स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में तोड़ा जा सके। नेक्स्ट अगला क्या आया? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में क्या आ रहा है? पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में क्या प्रेजेंट है? पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट है एमाइलेज और ट्रिप्सिन। एमाइलेज क्या कर रहा है? स्टार्च को किसमें ब्रेक कर रहा है? माल्टोज में। स्टार्च का ब्रेकडाउन हो रहा है माल्टोज में। कहां पे ये ब्रेकडाउन हो रहा है? ड्यूडेनम में। कौन करवा रहा है? पैनक्रियाटिक जूस में। कौन प्रेजेंट है? एमाइलेज। अगला क्या है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या कर रहा है? प्रोटीन को ब्रेक कर रहा है किसमें? पेप्टाइड में। अगर प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है पेप्टॉन्स में, यानी कि स्टमक में, कौन करा रहा होगा? पेप्सिन। अगर प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो रहा है पेप्टॉन्स में, तो कौन करा रहा है यहाँ पे? पेप्टॉन्स और पेप्टाइड्स में कौन करा रहा है यहाँ पे?
ट्रिप्सिन करा रहा है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन कहाँ से आया भैया? ट्रिप्सिन आया आपका पैनक्रियाटिक जूस में आया। अगला है लाइपेज। लाइपेज का ब्रेकडाउन कहाँ हो रहा है? फैट में, ठीक है। यानी कि फैट कहने का मतलब क्या है? फैटी एसिड प्लस फर्दर फैट किसमें ब्रेक होता है? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। अगला है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या प्रेजेंट है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड प्रेजेंट है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स क्या निकालेंगे? इंटेस्टाइनल जूस निकालेंगे। इंटेस्टाइनल जूस बोले तो सकस इंट्रिकस, ठीक है। सकस इंट्रिकस में प्रेजेंट है इरेप्सिन। इरेप्सिन क्या करता है? फर्दर पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स को ब्रेक कर देता है अमीनो एसिड में, ठीक है। शुगर्स होते हैं, शुगर्स जो एंजाइम होते हैं शुगर को तोड़ने वाले, शुगर को किसमें ब्रेक कर देंगे? ग्लूकोज में। और लाइपेज है किसमें ब्रेक करेगा? ट्राइग्लिसराइड में। अगर सवाल है कि लाइपेज ब्रेक हो रहा है, लाइपेज ब्रेक हो रहा है फैट में, तो डियोडेनम में हो रहा है ना, पैनक्रियाटिक जूस कर रहा होगा। और अगर लाइपेज ब्रेक हो रहा है ट्राइग्लिसराइड्स में, तो ये ब्रेक होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और आपका सिक्रीशन किसका होगा? सकस इंट्रिकस यानी इंटेस्टाइनल ग्लैंड होगा, ठीक है। तो इस चार्ट को देख लीजिएगा, ये 100% यहाँ से एक सवाल आपका फंसेगा बोर्ड में। आगे देखो, इधर देखो एक नोट की बात पढ़ लीजिए भाई। नोट में क्या लिखा है? वही बात है कि बाइल इज प्रोड्यूस बाय द लीवर। लीवर से प्रोड्यूस करता है और स्टोर किया जाता है किसमें? गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है, ठीक है। बाइल डू नॉट कंटेन्स एंजाइम। बाइल के अंदर कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये फिर भी हेल्प करता है किसमें? डाइजेशन में। किसके डाइजेशन में हेल्प करता है? फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट कौन कर रहा है? इमल्सिफिकेशन फैट कौन करा रहा है? बाइल जूस। सिक्रेशन कहाँ से आ रहा है? लीवर से, ठीक है। आगे देखो, इट मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स, लार्ज वही फैट ड्रॉपलेट्स इनटू स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स हो गया। इंजाइम्स क्या होते हैं बेटा? तो इंजाइम्स क्या होते हैं? बायोकैटलिस्ट होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देंगे। मान के चलो कोई प्रोडक्ट है, जैसे कि इधर देखो, जैसे कोई रिएक्शन है, देखो जैसे कि H2 प्लस CO2 है, तो क्या बनेगा? H2CO3 बन रहा था, प्रोडक्ट बनेगा H2CO3, ठीक है। H2O प्लस CO2 क्या बनेगा? H2CO3 बनाएगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये मान लेते हैं कि 1 लाख, नॉर्मली जब हमने एंजाइम नहीं डाला, यहाँ पे 1 लाख हाइड्रोजन कार्बोनेट बन रहे थे, कब? पर आवर। लेकिन जैसे ही आपने उसके ऊपर एक एंजाइम डाल दिया, इस रिएक्शन के ऊपर एंजाइम डाल दिया, कौन सा? एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। जब आप ये एंजाइम डालोगे तो जो पहले 1 लाख पर आवर बन रहे थे हाइड्रोजन कार्बोनेट, अब बनने लगेंगे 10 लाख पर सेकेंड। यानी कि 1 सेकंड में 10 हाइड्रोजन कार्बोनेट बनने लगेंगे। यानी कि ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। रिएक्शन की रेट बढ़ गई तो प्रोडक्ट बनने की रेट बढ़ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट आगे भाई डेंटल के बारे में बात करते हैं, दांतों के बारे में बात करते हैं भाई। तो डेंटल के बारे में बात किया जाए तो इधर देखो, यहाँ पे टूथ जो है ये कैसा हेल्दी टूथ है? ये टीथ कैसा है? हेल्दी है ना। ये टीथ है हेल्दी टीथ, लेकिन धीरे धीरे इसमें क्या पड़ रहा है? डिके हो रहा है टीथ, ये डिके हो रहा है ना, जिसको बोलते हैं हिंदी में बोला जाता है कोड़ा पड़ जाना। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो यहाँ पे जो इनेमल होता है और डेंटाइन, इट इज ड्यू टू सॉफ्टनिंग ऑफ इनेमल। जो इनेमल होता है, ये इनेमल कैसा हो गया? सॉफ्ट हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लैकिश जो होता है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये कोड़ा पड़ने लगता है। किसकी वजह से हो रहा है? ये इनेमल और डेंटाइन क्या हो गए? यहाँ पे सॉफ्ट हो गए, जिसके वजह से व्हेन बैक्टीरिया एक्ट ऑन शुगर, मतलब यहाँ पे बैक्टीरिया जो ग्रोथ कर रहे थे, जो भी तुमने शुगरी सब्सटेंस खाया, खूब चॉकलेट खाया, खूब जूस पिया, मतलब जितने भी शुगरी फूड होते हैं आपने बहुत उसको ईट किया, तो क्या करते हैं यहाँ पे बैक्टीरिया को ग्रो करने का समय ग्रो करने के लिए आप एक तरह से, अगर आप एक होता है कि आप दिन में अगर एक बार मीठा खा लो तो सही है, लेकिन बार बार अगर आप मीठा खाते जा रहे हो, बार बार दिन में एक बार से ज़्यादा अगर मीठा खा रहे हो, तो हो सकता है कि जो शुगर है, जो आपका माउथ है, शुगर ही रहेगा और यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करेंगे और वो आपके इनेमल्स को और डेंटाइन को सॉफ्ट कर देंगे, जिसकी वजह से ये आपके दांत में डीके हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो भाई, एक और छोटू सा पॉइंट है यहाँ पे नोट में समझते हैं, ये एक नोट समझते हैं कि विलाई क्या होता है। बेसिकली विलाई क्या है? ये विलाई जो होता है ये प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन में, इसको बोलते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन। तो विलाई का मेन फंक्शन होता है कि ये एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, यानी कि सेल के सरफेस को बढ़ा देता है, जो इंटेस्टाइनल सेल्स है उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देगा ताकि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो सके फूड का। ठीक है, तो अगर इसका स्ट्रक्चर देखना चाहोगे तो कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, देखो देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा समय लगेगा। ये देखिए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं विलाई। यही क्या है? ये विलाई है ना। और यहाँ पे
इसी के नीचे प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल्स। मान लो यहाँ पे ये ऐसे ब्लड वेसल्स यहाँ प्रेजेंट है, ये हैं ब्लड वेसल्स। तो जब भी फूड पार्टिकल यहाँ से मूव करेगा, फूड पार्टिकल इधर आएगा, फूड पार्टिकल कहाँ चल जाएगा, इस विलाई के अंदर में चल जाएगा, तो इसको ज़्यादा टाइम मिलेगा यहाँ पे फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए, ज़्यादा समय मिल जाएगा यहाँ पे। तो बेसिकली विलाई क्या है, सर्फेस एरिया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वही है विलाई। और कभी कभी आपको एनसीईआरटी में ये भी लिखा गया था कि यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, माइक्रो विलाई। बहुत छोटे छोटे यहाँ पे सेल्स के स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसे हम बोल रहे हैं माइक्रो विलाई। ये सारे क्या है, माइक्रो विलाई है ना। ये वही काम है सर्फेस एरिया को इंक्रीज करना। देखो यहाँ पे लिखा भी होगा, देखिए विलाई या फिर सिंगुलर विलस आर टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है, लाइनिंग दी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। किस लिए है, फॉर एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। जो भी डाइजेस्टेड फूड है उससे न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन करना है, ठीक है। बाय मैसिवली इंक्रीजिंग दी सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, यानी कि फूड ज्यादा देर तक ट्रैवल करेगा और फूड ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। यहाँ पे दिस स्ट्रक्चर कंटेन्स ब्लड वेसल्स, यहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। देखो मैंने ब्लड वेसल छोटा सा बनाया है हाइपोथेटिकल डायग्राम। और लिम्फेटिक वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, डेट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स लाइक्स। कौन कौन सी न्यूट्रिएंट को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ब्लड में। ये जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा, जो भी न्यूट्रिएंट्स से कहाँ डाला जाएगा, कहाँ एब्जॉर्ब किया जाएगा, ब्लड में। तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है भाई, देख लो। पहला न्यूट्रिएंट क्या है, अमीनो एसिड है, शुगर है, फैट्स है, वाइटामिन है, ठीक है। ये सारे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब कर दिया जाता है, ठीक है। तो भिलाई एक तरह से एक तरह से कहा जा सकता है कि सर्फेस एरिया इंक्रीज करके क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन का टाइम बढ़ा दे रहा है। फूड के एब्जॉर्प्शन का टाइम बढ़ जाएगा तो बढ़िया से आपके जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं मेरा। अब हम लोग डाइजेशन कंप्लीट कर चुके हैं, अगला स्लाइड स्टार्ट करते हैं, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन। जो भी तुमने फूड खाया, जो भी तुमने फूड खा के स्टोर कर लिया ग्लाइकोजन के फॉर्म में, अब उसका समय आ गया उसको ब्रेक किया जाए। ब्रेक करेंगे तो उस फूड को ब्रेक करने का मतलब क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन करना। ऑक्सीडेशन करेंगे, फूड का ऑक्सीडेशन करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, ठीक है। और एनर्जी की जरूरत क्यों, क्योंकि हमारे सेल्स को जब भी एनर्जी की नीड होगी तो जो भी हमने फूड स्टोर किया उसको उठा के आराम से सेल क्या करना चालू कर देंगे, तोड़ना चालू करेंगे, ब्रेक डाउन करना चालू करेंगे। तो देखो, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होगी, एटीपी की फॉर्म में रिलीज होगी। तो जो भी फूड मैंने खाया या फिर आपने भी खाया वो फूड क्या है, वो फूड है ग्लूकोज, है ना। वो फूड है भैया हमारा ग्लूकोज, C6H12O6। अब हमें इसको क्या करना है, इसका कराना है, मैंने क्या बताया था, ऑक्सीडेशन कराना है, यानी कि ऑक्सीजन का एडिशन कराना है। तो ऑक्सीजन का जब एडिशन कराओगे तो यहाँ पे वापस से क्या मिलेगा, आपको प्रोडक्ट मिलते हैं CO2 + H2O, और भरपूर मात्रा में मिलेगा एनर्जी, भर के एनर्जी मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन अगर होगा तो, ठीक। तो हमने क्या किया, ये जो फूड था मेरा, इस ये फूड को मैंने क्या, यहाँ पे फूड का क्या हुआ, यहाँ पे फूड का यहाँ पे हो गया ब्रेकडाउन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। यानी कि बेसिकली क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आप बहुत बार सुना होगा कि ब्रीदिंग क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है। तो आज इनके बारे में डिफरेंस देख लेते हैं, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन पहले समझते हैं, रेस्पिरेशन क्या है, केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। फूड को हमने ब्रेक किया क्या करने के लिए, एनर्जी का प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। ठीक, एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये जो एनर्जी यहाँ पे बन रहा है किस फॉर्म बनेगा, एटीपी के फॉर्म में बनेगा। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो तो 38 एटीपी बन जाएगा, और अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन तो 2 एटीपी ही बनेंगे। एरोबिक और एनारोबिक अगर होगा, है ना, एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यहाँ पर रेस्पिरेशन होगा तो यहाँ पे 38 एटीपी, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में अगर रेस्पिरेशन होगा तो यहाँ पे 2 एटीपी बनेगा। एटीपी बन रहा है यहाँ पे, कहाँ होता है, सेल के अंदर में होता है। रेस्पिरेशन हो गया। ब्रीदिंग देख लो, ब्रीदिंग क्या एक फिजिकल प्रोसेस है, जबकि क्या रेस्पिरेशन क्या था, एक केमिकल प्रोसेस था। ब्रीदिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एयर। जो भी तुमने एयर इनहेल किया, जो भी तुमने एयर एक्सहेल किया, वो बेसिकली क्या है, वही है ब्रीदिंग, ठीक। यहाँ पे कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती है, ब्रीदिंग में कोई एनर्जी रिलीज नहीं होगा, ठीक है। जबकि ब्रीदिंग में हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, क्योंकि हमारे लंग्स क्या कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है। लंग्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लंग्स के नीचे प्रेजेंट है डायफ्राम, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डायफ्राम रिलैक्स कर रहे हैं, यानी कि पूरा का पूरा लंग्स और डायफ्राम एक साथ मूव कर रहे हैं। इस मूवमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो बेसिकली ब्रीदिंग क्या है, एक ब्रीदिंग क्या है, यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं बनाते, यानी कि यहाँ पे एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी ब्रीदिंग हमारा एनर्जी लेता है, ठीक है। कहाँ पे ब्रीदिंग हो रहा है, लंग्स में ब्रीदिंग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं, आइए आ जाओ। अच्छा चलिए, अब समझिए एक बात को,
ब्रेकडाउन किसका होना है? फूड का ब्रेकडाउन होना है। और फूड क्या है? हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो फूड को ब्रेकडाउन करना है हमें सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो फूड का ब्रेकडाउन करेंगे पहले कैसे? जो भी फूड है यानी कि जो हमारा ग्लूकोज है, यानी उसको ग्लूकोज को पहले किसमें ब्रेक किया जाता है? उसको ग्लूकोज को पहले सबसे पहले ब्रेक किया जाता है पायरुविक एसिड में। ठीक है, बेसिकली ग्लूकोज का जो टूटना होता है पायरुविक एसिड में, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस को बोला जाता है। और ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का टूटना किसमें? पायरुविक एसिड में। तो ये जो ग्लाइकोलिसिस से सवाल कभी कभी आता है कि ग्लाइकोलिसिस होता कहाँ पे है, तो आप बताओगे कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? इन साइटोप्लाज्म में, चाहे वो प्रोकैरियोट्स एंड ऑर्गेनिज्म हो या फिर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोट्स मतलब बैक्टीरिया, यूकैरियोट्स मतलब हम, है ना, हायर प्लांट्स। यू का मतलब क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस वाले। प्रोकैरियोट्स यानी कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले, यानी कि बैक्टीरिया। चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, उनका जो ग्लाइकोलिसिस चलेगा कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में चलेगा। यानी कि ग्लूकोज, ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या? ग्लूकोज किसमें ब्रेकडाउन हो गया? पायरुविक एसिड में ब्रेकडाउन हो गया। अब ये जो पायरुविक एसिड बना है, पायरुविक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड है भाई। तो अच्छा, ग्लाइकोलिसिस होता है तो यहाँ पे कुछ एनर्जी बनती है। ठीक है, अगर आप मेरे से पूछोगे कितनी एनर्जी बढ़ती है, हालांकि आपको नहीं जानना, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे एनर्जी बनती है कितनी। यहाँ पे लगभग 2 एटीपी की एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। 2 एटीपी बनता है ग्लाइकोलिसिस से, नेट 2 एटीपी बनता है। ठीक है, अब देखो, अब इस पायरुविक एसिड का क्या होता है? इसका जो हम इसे कहते हैं फेट ऑफ पायरुविक एसिड, यानी कि अब इस पायरुविक एसिड के साथ क्या होगा, इसका भविष्य क्या है, इसका फेट क्या है। अगर आप मुझे इससे पूछोगे कि इस पायरुविक एसिड का फेट क्या है, तो अगर इसको मिल गया ऑक्सीजन, अगर इसको मिल गया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन मिलेगा तो ये करने चला जाएगा क्या? एरोबिक रेस्पिरेशन। जब इसको मिल जाएगा ऑक्सीजन, पायरुविक एसिड को मिल जाएगा ऑक्सीजन, तो ये क्या करने चला जाएगा? एरोबिक रेस्पिरेशन करने चला जाएगा। और एरोबिक रेस्पिरेशन होगा कहाँ पे? तो होगा भाई माइटोकॉन्ड्रिया में। और जैसे ही एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा और भरपूर मात्रा में एटीपी रिलीज होगा। लगभग 38 एटीपी का यहाँ पे 38 एटीपी यहाँ पे हमें बना के देता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अगर जानना चाहोगे कि 38 एटीपी सर कैसे बना, तो यहाँ पे पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में जाने से पहले, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में ही स्ट्रक्चर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में ही, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है एक साइकिल जिसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल है ना। पायरुविक एसिड पहले किसमें जाएगा? हम बात कर रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन का। पायरुविक एसिड अगर उसको ऑक्सीजन मिल गया तो चला जाएगा क्या करने? क्रेब्स साइकिल में चला जाएगा। क्रेब्स साइकिल में भी वहां पे एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और वहां पे भी आपके 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और फिर पायरुविक एसिड जब आया क्रेब्स साइकिल में, और क्रेब्स साइकिल से अब जो भी एटीपी बना, साथ में कुछ NADH2 वगैरह बनते हैं, वो अब कहाँ जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ दो एटीपी कहाँ बना? 2 एटीपी बना था हमारा ग्लाइकोलिसिस में, साइटोप्लाज्म में। और 2 एटीपी कहाँ बन गया? 2 एटीपी हमारा और बन गया कहाँ पे? क्रेब्स साइकिल में। यहाँ पे 2 एटीपी और बन गया, तो 2 2 4 एटीपी हो गया। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लगभग से लगभग आपके 34 एटीपी बनते हैं। 34 एटीपी के बनते हैं कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो 34 2 36 और 2 38, यानी कि टोटल 38 एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है कहाँ पे? एरोबिक रेस्पिरेशन। कब हो रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन? कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, चलिए, ये तो पहला फेट हुआ पायरुविक एसिड का। दूसरा फेट ये है कि अगर ऑक्सीजन नहीं मिले, ऑक्सीजन के एब्सेंस में पायरुविक एसिड क्या करता है? तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में पायरुविक एसिड 2 चीजें करता है। बेसिकली करता है फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन में कौन सा फर्मेंटेशन? जैसे कि देखो, अगर ऑक्सीजन हो गया एब्सेंट, मतलब ऑक्सीजन उसको नहीं मिला, ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ईस्ट के अंदर में ये जो पायरुविक एसिड होता है वो क्या बनाने लगता है? इथेनॉल बनाने लगता है। ठीक है, इथेनॉल बेसिकली 2 कार्बन का कंपाउंड होता है, ध्यान रखेंगे आप। पायरुविक एसिड कितने कार्बन कंपाउंड है? 3 कार्बन का। एथेनॉल कितने कार्बन कंपाउंड है? 2 कार्बन कंपाउंड है। तो एथेनॉल बनने लगेगा और एथेनॉल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ में एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन चूंकि ये रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है, तो इस तरह के रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इस तरह के रेस्पिरेशन को बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा यानी कि अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है रेस्पिरेशन, यानी कि उतनी एटीपी तो नहीं बनेगी। तो बेसिकली यहाँ पे आप ध्यान रखोगे कि सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी का ही फॉर्मेशन होता है। ठीक है, समझ में आया? ईस्ट एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है तो यहाँ पे बेसिकली अल्कोहल वगैरह बनता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन वगैरह जो भी होता है यहाँ पे, है ना, बियर वाइन वगैरह ये सब बनाया जाता है। लेकिन आपको अभी इतना नहीं आता। आगे देखो, अगर ऑक्सीजन की मतलब है ऑक्सीजन, लेकिन उसकी अमाउंट बहुत कम है हमारे बॉडी में, जैसे कि मसल सेल में हमारे, कहाँ पे? मसल में। जब भी आप दौड़ना भागना चालू करते हो तो कुछ समय बाद आपके पैरों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि
वहाँ पे जो पायरुविक एसिड है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होना चालू होने लगता है, ठीक है। क्योंकि आप दौड़ रहे हो, आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ चुका है, आपकी ऑक्सीजन को नीड ज़्यादा हो रही है, यानी कि आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन आप ब्रीदिंग कर रहे हो तो बहुत कम अमाउंट में ऑक्सीजन आपके लंग्स में जा रहे हैं। तो वहाँ पे जो पायरुविक एसिड है बेसिकली लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करने लगता है, जिसकी वजह से पेन क्रिएट होने लगता है हमारे पैर में, ठीक है। और यहाँ पे भी एनर्जी बनती है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी वही है, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, 2 ATP का फॉर्मेशन ही होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, अगर ऑक्सीजन का एब्सेंस होगा तो पायरुविक एसिड क्या बनेगा, एथेनॉल बनेगा, और ऑक्सीजन का लैक होगा तो पायरुविक एसिड क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। और अगर भैया ऑक्सीजन मिल जाए तो क्या दिक्कत है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाइए, भरपूर मात्रा में ATP बनाइए और अपना काम करिए। यही बात यहाँ पे लिखा होगा, देखो, ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज, जब लगातार बहुत ज्यादा एक्सरसाइज किया जा रहा है तो मसल्स रैपिडली कन्वर्ट ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड। मसल्स क्या करते हैं, डायरेक्टली ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करना चालू कर देते हैं, लैक्टिक एसिड में, लेकिन उससे पहले किसमें कन्वर्ट करेंगे, पायरुविक एसिड में, ठीक है। आगे देखो, किस लिए, क्विक एनर्जी के लिए। और ये जो लैक्टिक एसिड है वो यही क्या करता है, हमारे अंदर फैटिग या फिर क्रैम्प मसल्स के अंदर कॉज करता है, ठीक है। यही था इतना, आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन अभी तो बता दिया है, देखो एक बार इसको क्या जाता है देखने में। एरोबिक रेस्पिरेशन वर्सेस एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए हमें क्या चाहिए भैया, हमें चाहिए ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए हमको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है, यानी कि 38 ATP का फॉर्मेशन होता है भाई यहाँ पे। ATP यानी कि एनर्जी, एनर्जी यानी कि करेंसी ऑफ एनर्जी से क्या बोलते हैं, ATP यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। यहाँ पे जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में लेस एनर्जी प्रोड्यूस होता है, बहुत कम एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। आगे देखो, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा और ब्रेकडाउन होगा किसका, ग्लूकोज का। अभी तो देखा तुमने, कंप्लीट यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जा रहा है ग्लूकोज का, ग्लूकोज यहाँ पे कंप्लीटली ब्रेक हो जा रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो अब जाके 38 ATP यानी कि भरपूर मात्रा में आपको मिल रहा है एनर्जी। जबकि यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है फूड का, ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज का, पूरी तरीके से ग्लूकोज ब्रेक डाउन नहीं हो रहे हैं। अगर जब तक पूरी तरह से ग्लूकोज ब्रेक डाउन नहीं होंगे तो एनर्जी बढ़िया से नहीं बनेगा। अच्छा, ब्रेक डाउन से मतलब समझते हो क्या होता है, जरा एक मिनट जरा समझो इस बात को, थोड़ा सा समझा। ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन कंपाउंड, ग्लूकोज कितना 6 कार्बन कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला तुमको पता है C6H12O6 होता है। देखो, अगर इसका तुम स्ट्रक्चर बनाओगे, हम सिर्फ कार्बन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो कितने कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो अगर आप उसका बोलोगे कि कंप्लीट सर हो रहा है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कंप्लीटली जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाए, यानी कि जो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा ऐसे कार्बन कार्बन सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अब अलग अलग हो जाएंगे। 3 2 5 और 1 6 कार्बन, सारे के सारे कार्बन के बीच में जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया। जबकि अगर आपसे पूछा जाए इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, देखो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कुछ इस तरीके से दिखता है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन बोले तो यहाँ पे देखो सारे के सारे जो कार्बन के बॉन्ड्स हैं वो नहीं टूटे हैं, देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ इतना ही बॉन्ड तोड़ा है। तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन कम होगा, जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो एनर्जी का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। यानी कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा कहाँ पे, जहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगा, जहाँ पे मतलब एनारोबिक ऑक्सीडेशन होगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। आगे देखो, इन प्रोडक्ट क्या होता है भाई, एरोबिक रेस्पिरेशन का इन प्रोडक्ट होता है सर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्या एनर्जी, यानी कि ATP। जबकि यहाँ पे इन प्रोडक्ट कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एथेनॉल होगा अगर ईस्ट है, और मसल में अगर हो रहा है इसका तो लैक्टिक एसिड है, 2 ATP फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं बेटा। रेस्पिरेटरी सिस्टम को जरा समझते हैं बालों को। आओ, रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है, तो नेजल कैविटी से स्टार्ट होता है। जो भी आप ब्रीदिंग करते हो, जो भी एटमॉस्फेरिक एयर को आप इनहेल करते हो, कहाँ से इनहेल करते हो, नोज के थ्रू, नॉस्ट्रिल के थ्रू, तो यानी कि नेजल कैविटी से स्टार्ट करते हैं भैया। नेजल कैविटी क्या करता है, जो भी तुमने एयर इनहेल किया उस एयर को वार्म करेगा, ठंडे एयर को नहीं लंग्स के अंदर, मतलब लंग्स ठंडे एयर को नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। यानी कि पहले जो भी एयर है उसको क्या किया जा रहा है, उस एयर को पहले वार्म किया जा रहा है, थोड़ा सा गर्माहट उनके अंदर आ जा रहा है, हल्का सा ह्यूमिडिफाई किया जा रहा है, साथ में उसको फिल्टर किया जा रहा है। जब तक उसको फिल्टर नहीं करोगे, क्योंकि एयर में बहुत सारे पोल्यूशन है ना, डस्ट पार्टिकल्स हैं, उसको अगर डस्ट को ट्रैप नहीं किया जाए तो गंदे हवा अगर हमारे लंग्स के अंदर जाएगी तो जल्दी डैमेज कर देगी, लंग्स अपना इलास्टिसिटी मतलब लॉस्ट कर जाएगा। और लंग्स अपना अगर इलास्टिसिटी लॉस्ट कर गया तो ना लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ना लंग्स जो है रिलैक्स करेगा। तो अगर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन लंग्स का अंदर होगा ही नहीं तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए जो भी एयर है उसको पहले क्या किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है, ठीक है, प्यूरिफिकेशन की जाती है एयर की। तो पहले फिल्टर किया जाएगा एयर को हमारे लंग्स में आने से पहले। अगला देखो नेक्स्ट
ये रहा नेजल कैविटी। अब नेजल कैविटी के बाद जो भी एयर है कहाँ चल जाएगा, अब आएगा फेरिंग्स के अंदर में, है ना। देखो फेरिंग्स क्या है, बेसिकली फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज है किसके लिए, फूड और एयर के लिए। यहाँ से खाना भी जाता है, यहाँ से एयर भी जाता है। जब भी तुमने गौर किया होगा कि जब भी तुम खाना खाते हो और खाना को जब आप निकलते हो, स्वैलो करते हो, तो कुछ सेकंड के लिए आपका जो ब्रीदिंग है वो रुक जाती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो फूड पाइप है इसोफेगस और इसके पीछे प्रेजेंट, फूड पाइप पीछे होता है और आगे की तरफ क्या प्रेजेंट है आपका विंड पाइप, ठीक है। विंड पाइप के ऊपर एक कवरिंग होती है एपिग्लॉटिस। तो जैसे एपिग्लॉटिस जो खुला रहता है जब आप ब्रीदिंग कर रहे हो, तो जैसे ही आपने खाना स्वेलो किया तो ये बंद हो जाएगा एपिग्लॉटिस। फूड पाइप विंड पाइप का क्या होगा, कवर हो गया। विंड पाइप कवर क्यों हो रहा है, क्योंकि जब भी जो तुम खाना खा रहे हो ना, जब स्वेलो करो तो कहीं गलती से ना तुम्हारे विंड पाइप में खाना कहीं ना चला जाए। कभी तुमने हड़बड़ी में खाना खाया, कभी तुमने हड़बड़ी में पानी पिया, तो वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ चले जाते हैं, कभी ना कभी आपके विंड पाइप में चले जाते हैं और फिर अपना खांसना चालू कर देते हो। तो जब भी खाना खाएं तो उसको आराम से धीरे धीरे खा के आराम से उसको निगलें, एपिग्लॉटिस को बंद होने का समय दें, नहीं तो फिर खाना जो है विंड पाइप में चला जाएगा और विंड पाइप में लंग्स में चला जाएगा तो कभी कभी डेथ भी हो सकता है ऐसे में, ठीक है। तो फेरिंग्स हो गया। फेरिंग्स के बाद जो अब एयर कहाँ आएगा, लैरिंग्स में आएगा, और लैरिंग्स पे ही प्रेजेंट है हमारा भैया क्या, वॉइस बॉक्स जिसको बोलते हैं, वोकल कॉर्ड प्रोड्यूस करता है क्या, लैरिंग्स, साउंड, है ना। और क्या अलाउ करता है, एयर को फर्दर अलाउ करता है पास हो जाए किसमें, ट्रैकिया में। अब लैरिंग्स के बाद एयर कहाँ आया, लैरिंग्स के बाद कहाँ पे आया, लैरिंग्स के बाद आया सर ट्रैकिया में, ठीक है। ट्रैकिया फिर इसको हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप, ए पैसेज ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू दी लंग्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट। अरे ऑक्सीजन को पकड़ेगा भाई, जो तुमने बाहर से एयर लिया उसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को कहाँ भेजा जाएगा, लंग्स में। और लंग्स क्या रिलीज आउट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ा ट्रैकिया अपनी तरफ ले आएगा, ऊपर की तरफ बाहर एक्सेल करने के लिए, है ना। आगे देखो ब्रोंकाई, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है भैया, ब्रोंकाई। अंदर की तरफ देखो ये रहा ब्रोंकाई, ये सारे क्या है, ब्रोंकाई। ट्रैकिया के थ्रू एयर कहाँ चला गया, ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई क्या है, पैसेज वे है दैट कैरी एयर टू एंड फ्रॉम दी लंग्स। क्या कर रहा है भाई ट्रैकिया, क्या कर रहा है आपका ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या कर रहा है, जो भी एयर आ रहा है उसको भेज रहा है लंग्स में, ठीक है, यानी कि टू, और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर में उससे बाहर निकल रहा है, यानी कि फ्रॉम दी लंग्स लेकर बाहर चल जाता है, एक्सहेल करवाता है। लास्ट में प्रेजेंट होता है एल्विलाई, यहाँ पे आखिर में प्रेजेंट होता है, ये जो सारे स्ट्रक्चर है सारे क्या, एल्विलाई लास्ट में प्रेजेंट होता है भैया, देखो ऐसे करके एल्विलाई, है ना। तो एल्विलाई क्या है, एक छोटा सा बैलून लाइक एयर सैक स्ट्रक्चर है। कहाँ प्रेजेंट होता है, एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के एंड पे प्रेजेंट होता है। कैसा होता है, थिन वॉल्ड होता है और साथ में क्या होता है, मॉइस्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, गैसेस का डिफ्यूजन होता है। जो भी तुमने ब्रीथ किया, जो भी तुमने एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर में लिया, इनहेल किया, उस एटमॉस्फेरिक एयर में क्या प्रेजेंट है, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और यहाँ पे इस एल्विलाई के सैक के अराउंड ब्लड कैपिलरीज होती हैं, है ना। मान लेते हैं ये जो कलर है ये क्या है, यहाँ पे बाहर में ऐसा है ब्लड कैपिलरीज, और इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर में ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज, और इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू एल्विलाई में चला जाएगा, और ये जो ऑक्सीजन है वो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू वापस में ब्लड में आ जाएगा, यानी कि ब्लड क्या हो जाएगा, ब्लड हो जाएगा ऑक्सीजनरेटेड, है ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जब आया एल्विलाई में, तो यही वापस से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, ये जो CO2 है वापस से आपका एल्विलाई से कहाँ जाएगा, ब्रोंक्यूल्स में, मतलब उल्टा जब हम बाहर निकलने की बात बता रहे हैं, वापस एल्विलाई जाएगा ब्रोंकियाई, ब्रोंकियाई से कहाँ जाएगा, ट्रैकिया, ट्रैकिया से लैरिंग, लैरिंग से फेरिंग्स, फेरिंग से नेजल कैविटी, और नेजल कैविटी से आउट चला जाएगा कौन, कार्बन डाइऑक्साइड ना। यानी कि तुमने क्या कर दिया, एक्सहेल कर दिया उल्टा। आगे देखो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बेटा। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, हमारा रेस्पिरेशन इन ह्यूमन रेस्पिरेशन खत्म हो गया, ब्रीदिंग खत्म हो गया, अब प्लांट्स में रेस्पिरेशन समझते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, प्लांट्स के अंदर में गैसेस एक्सचेंज होना। गैसेस एक्सचेंज कहाँ होता है सर, स्टोमाटा के थ्रू, है ना, स्टोमाटा के थ्रू होता है। डे टाइम में क्या होता है, यही फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस तो डे टाइम में तो क्या बनेगा बाय प्रोडक्ट, ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। जबकि रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को भी प्रोड्यूस किया जाता है ना। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को कौन पकड़ता है, प्लांट पकड़ के क्या करने लगता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। नेट रिजल्ट के यहाँ पे क्या है, बाहर आएगा, ऑक्सीजन को बाहर निकाल देंगे, फोटोज। नाइट टाइम में जबकि कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता, नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, लेकिन रेस्पिरेशन तो क्या होता है, चलता है, रेस्पिरेशन चलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस तो होता है, लेकिन प्लांट उसको स्टोर नहीं करता, ठीक है। यानी बेसिकली यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज होगा, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कोई ऑक्सीजन गैस नहीं बनेगा, कोई ऑक्सीजन गैस नहीं बनेगा, तो सिर्फ कौन सा गैस बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए कहा जाता है कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सो, क्योंकि प्लांट्स जो क्या कर रही है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रही है, ऑक्सीजन को रिलीज नहीं कर रही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। हाँ जी, ब्रीदिंग इन फिश, फिश के बारे में बात करेंगे। तो फिश क्या करते हैं,
वाटर में एयर जो वाटर में जो ऑक्सीजन है वो डिजोल्व फॉर्म में प्रेजेंट होता है, फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता वाटर में। तो मछलियां क्या करती हैं, फिश जो होती हैं वाटर को इनटेक करती हैं माउथ से और इसको फोर्स करती हैं कि पास करे कहाँ से, गिल्स के पास जाए, मतलब फोर्सफुली कहाँ भेजती हैं, गिल्स के पास भेजती हैं। और इस वाटर में जो भी डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको वो लोग क्या कर लेते हैं, डिफ्यूज करा लेते हैं अपने ब्लड में, है ना। देखो एक टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस समझो। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो टेरेस्ट्रियल का मतलब जो लैंड पे रहते हैं, तो लैंड पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म के पास एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन मतलब भरपूर है। मतलब आपको पता होगा कि एटमॉस्फेयर में कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में लगभग 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यानी कि। और वैसे भी ये जो ऑक्सीजन है वो कैसा है, फ्री स्टेट में है, मतलब फ्री है ना, डिसॉल्व फॉर्म में आपको ऑक्सीजन नहीं मिलता। ऑक्सीजन कैसा है, यहाँ पे फ्री है। लेकिन जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि वाटर, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होता है कैसे होता है, डिसॉल्व फॉर्म में होता है, घुला हुआ रहता है, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन का अमाउंट अच्छा खासा प्रेजेंट है टेरेस्ट्रियल टेरिटरी पे, लैंड पे, तो हमारा जो ब्रीदिंग रेट होता है वो हमारा स्लो होता है, क्योंकि ऑक्सीजन ऑलरेडी भरपूर मात्रा में प्रेजेंट है। जितना हमें ऑक्सीजन चाहिए वो आराम से इनहेल एक्सहेल करके, ब्रीथ करके अपने ऑक्सीजन नीड को पूरा कर सकते हैं। लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है वो डिजॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट होता है वाटर में, और डिजॉल्व फॉर्म में अगर प्रेजेंट है यानी कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन या ऑक्सीजन का अमाउंट क्या है, कम है, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होगा, उनका ब्रीदिंग रेट हाई होगा, जल्दी जल्दी वो लोग ब्रीथ करेंगे ताकि जल्दी जल्दी उनको ऑक्सीजन मिलता रहे। समझ में आया? यही बात यहाँ पे लिखा होगा कि ब्रीथ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। जो टेरेस्ट्रियल होते हैं जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होता है उसी को ब्रीथ करते हैं, और रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है यहाँ पे, स्लो होता है ना भाई। जाहिर सी बात है, इतना ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में तो ब्रीदिंग रेट स्लो ही ना होगा, आराम से हम इनहेल करें, आराम से एक्सहेल करें। जबकि ऐसा एक्वेटिक एनिमल्स के साथ नहीं होता। यहाँ पर इनका जो ब्रीदिंग रेट होता है कैसा होता है, बहुत फास्ट होता है, ठीक है, ताकि वो लोग वाटर से डिजोल्व ऑक्सीजन को अपने ब्लड में मतलब डिफ्यूज करा सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट देखो ट्रांसपोर्टेशन। अब आ गए हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में, यानी कि प्लांट्स में आ जाओ भाई। ट्रांसपोर्टेशन आ जाओ बेटा। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर, जैसे कि फूड का ट्रांसफर करना, ऑक्सीजन का ट्रांसफर करना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेस्ट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू दी अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ट्रांसपोर्टेशन करना उसी को बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, अब ह्यूमन के बारे में बात करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन के अंदर कैसे होता है भाई, दो तरह से होता है। एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ट्रांसपोर्टेशन कराने के लिए, एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम किससे बना होता है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम आपका बनाएगा हार्ट से, ब्लड से और ब्लड वेसल से, ठीक है। जबकि लिम्फेटिक सिस्टम किससे बना होता है, अच्छा बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या होता है, ब्लड को सर्कुलेट करना। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या करता है, एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है हमारे लिए। देखो यहाँ पे लिखा है कि वाइटल पार्ट है किसका, बॉडी का, बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लिम्फेटिक सिस्टम, यानी कि लिम्फ वगैरह। या और साथ में क्या कराते हैं, फ्लूइड बैलेंस कराते हैं, यानी कि वाटर कंटेंट जो बॉडी का होता है उसको बैलेंस करके रखते हैं कौन, लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये एक्ट करते हैं, एक्ट एज ए ड्रेनेज नेटवर्क ऑफ एक्सेस फ्लूइड। अगर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड बन गया है ना, फ्लूइड यानी कि क्या बन गया, फ्लूइड यानी कि क्या बन गया, लिम्फ बन गया, तो उसको ड्रेन आउट करेंगे, है ना, सेल से, जो भी बॉडी सेल्स है उसके अंदर अगर ज़्यादा वाटर बन गया, ज़्यादा फ्लूइड बन गया, ज़्यादा लिम्फ बन गया, उसको तो ड्रेन आउट किया करेंगे कौन, लिम्फेटिक सिस्टम ड्रेन आउट करेंगे, किससे, टिश्यू से। और फिर पहले उसको क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, ठीक है। फिल्टर कैसे करेंगे, तो लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट होता है लिम्फ नोड्स, जो इस लिम्फ को फिल्टर करेंगे। और फिल्टर करने के बाद यहाँ पे लिम्फोसाइट्स, जो इम्यून सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट जो होते हैं, वो क्या करेंगे, जो भी इसके अंदर जम्स होगा उससे लड़ेंगे, उसको फाइट करके उस जम्स को मार डालेंगे, ठीक है ना, किल करेंगे। और वापस से ये जो फ्लूइड है इसको रिटर्न कर देंगे क्लीन करके, कहाँ पे, ब्लड में, ठीक है। सेल्स में जो भी फ्लूइड, एक्सेस फ्लूइड आपका बन रहा है, एक्सेस वाटर जो बन रहा है, उसको पहले ड्रेन आउट किया जाएगा। ड्रेन आउट करने के बाद इसको लिम्फ नोड से फिल्टर कराया जाएगा। लिम्फ नोड कहाँ प्रेजेंट है, लिम्फेटिक सिस्टम में। फिर उसके बाद जो इम्यून सेल्स होंगे, यानी कि जो लिम्फोसाइट्स होंगे, जो भी जर्म्स वगैरह प्रेजेंट होंगे इस फ्लूइड के या फिर इस लिम्फ के अंदर में, उसको किल करेंगे, हटाएंगे। और फिर जो क्लीन वाटर है या फिर जो क्लीन फ्लूइड या फिर क्लीन लिम्फ है, वापस उसको ब्लड में मिला दिया जाएगा, ठीक है। और साथ में ये एब्जॉर्ब करते हैं, एक और इनका फंक्शन देख लो, लिम्फेटिक सिस्टम किसका काम करेंगे, एब्जॉर्प्शन काम करते हैं फैट का। डाइजेशन से जो भी फैट का एब्जॉर्प्शन होता है वो कौन कराता है, लिम्फेटिक सिस्टम कराने में मदद कर सकते हैं। आगे देखो ब्लड भाई, ब्लड क्या है भाई, ब्लड इज अ रेड कलर्ड बॉडी फ्लूइड। ब्लड क्या है, एक रेड कलर्ड बॉडी फ्लूइड है। रेड क्यों है भाई, क्योंकि यहाँ पे रेड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के अंदर में भी क्या प्रेजेंट है,
आयरन, आयरन कंटेंट है ना। तो यहाँ पे ब्लड क्या है, रेड है, और क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, क्लास 10 में आपने पढ़ा हुआ कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है दैट सर्कुलेट्स थ्रू दी बॉडी एंड कैरी एसेंशियल सबस्टांसेस टू दी सेल एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। जो भी एसेंशियल सबस्टांसेस यानी जो न्यूट्रिएंट्स हमने वो खाया वो कहाँ जाएगा, ब्लड में ही जाएगा ना। फैट्स, प्रोटीन्स, फैटी एसिड है ना, ये सब लिपिड्स वगैरह कहाँ जाएंगे, ब्लड में ही जाएंगे। और ब्लड के थ्रू सारे जो भी सेल्स होते हैं हमारे बॉडी को, जो जो न्यूट्रिएंट्स नीड होगा वहाँ से आप डिफ्यूज आउट कर लेंगे। और साथ में टिश्यू वगैरह जो वेस्ट मटेरियल बनाते हैं, वेस्ट टिश्यू वगैरह, मतलब टिश्यू जो है वो भी तो क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कर रहा है, यानी कि वो भी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, तो वो सब कहाँ जाएगा, वापस से ब्लड में ही तो मिक्सअप होगा। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट को भी रिमूव करना होता है। आगे देखो ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट क्या है, प्लाज्मा। बेटा प्लाज्मा, देखो एक बात समझो, अगर हम मान रहे हैं कि 100% हमारे, हम एक ऐसी एक हाइपोथेटिकल बात बता रहे हैं कि अगर हमारे पास 100% ब्लड है ना, तो इस 100% ब्लड में जो 50%, बेसिकली 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा बोले तो क्या, प्लाज्मा मतलब क्या, वाटर है ना, वाटर या फ्लूइड आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये प्लाज्मा, अच्छा इस प्लाज्मा के अंदर में सबसे ज़्यादा 90% क्या प्रेजेंट होता है, इस प्लाज्मा के अंदर में 90% आपका प्रेजेंट होगा वाटर। इसकी प्लाज्मा के अंदर 90% क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, वाटर है ना। तो बचा हुआ 10% क्या होता है, बचा हुआ 10% में आपके कह सकते हो कुछ प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, है ना। जैसे कि मान के चलो, तुमने नाम सुना होगा ग्लोबुलिन प्रोटीन। कौन से प्रोटीन होगा, ग्लोबुलिन है ना, ग्लोबुलिन प्रोटीन हो सकते हैं, साथ में इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन हो सकता है, इम्यूनोग्लोबुलिन बोला जा सकता है, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन होगा। साथ में और क्या हो सकते हैं, और मान के चलो क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे। क्लॉटिंग फैक्टर जो ब्लड क्लॉट्स करवाते हैं, कट फट जाए तो क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे, है ना। साथ में आप और कह सकते हो कि इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होंगे, सॉल्ट वगैरह, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, यानी कि ये सब सारी चीज़ें प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, प्लाज्मा में। ठीक है, ब्लड का 55% आप कंटेंट क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और इस प्लाज्मा में 90% क्या होता है, वाटर होता है, और बाकी 10% कुछ वहाँ पे प्रोटीन वगैरह होते हैं। ठीक है, इन सब का अपना अपना काम है, आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, आपको क्लास 11 में पढ़ना है। आगे देखो नेक्स्ट क्या है भाई, आरबीसी। आरबीसी क्या है, आरबीसी कंटेंस, आरबीसी के पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन, तभी तो आरबीसी कैसा होता है, रेड होता है, अभी बताया। ट्रांसपोर्ट करता है कि ऑक्सीजन एज हीमो, अच्छा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देखो बेटा जो हीमोग्लोबिन है वो किससे बाइंड कर जाता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है, और बनाता है क्या, HbO2 इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, और यही हीमोग्लोबिन किसका ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है बॉडी के एक मतलब पूरे ब्लड में। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। ठीक है, समझ में आया। एक हीमोग्लोबिन लगभग 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है, लेकिन कभी कभी ये कार्बिनो हीमोग्लोबिन बनने लगेगा। HB अगर हीमोग्लोबिन CO2 के साथ कंबाइन करेगा तो HbCO2 बना लेगा, और जो कि बहुत डेडली होता ही है। ठीक है, हमें किल कर सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन हीमोग्लोबिन करवाने लगेगा तो बहुत मतलब हीमोग्लोबिन का एफिनिटी बहुत ज़्यादा हाई होता है कार्बन डाइऑक्साइड के। इसलिए कभी भी ठंड में आप हीटर वगैरह जला के नहीं सोना चाहिए आपको रात में, क्योंकि हीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेंगे। कैंडल वगैरह या फिर पुराने ज़माने में लाइटर वगैरह जलाया जाता है, ये बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं, और हीमोग्लोबिन जो होता है उसकी एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, HbCO2 बनने लगेगा बॉडी में, तो लगातार CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होने लगेगा। तो अगर आप गलती से सोओगे तब सोए रह जाओगे, ठीक है, पता भी नहीं चलेगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि सर्दियों में हीटर वगैरह चला के नहीं सोना है। आप जब तक जगह हैं, पढ़ रहे हैं, तब तक हीटर चलाइए, उसके बाद हीटर को बंद कर दीजिए। चलो भाई, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्टेशन किसका करवा रहा है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है। आगे देखो नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है ब्लड का, नेक्स्ट है WBC। WBC क्या करता है, फाइट करता है इन्फेक्शन से, प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी और किल करते हैं पैथोजेंस को। पैथोजन मतलब क्या, पैथोजन मतलब डिजीज कॉजिंग एजेंट, जो हमारे अंदर डिजीज कॉज करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, पैथोजन, डिजीज कॉजिंग एजेंट। कौन कौन से हो सकते हैं डिजीज कॉजिंग एजेंट पैथोजन, जैसे कि कुछ होते हैं बैक्टीरिया, कुछ होते हैं वायरस, है ना, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, कुछ होते हैं प्रोटोजोन्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट होते हैं, और इसी को हम बोलते हैं पैथोजन। तो जब भी पैथोजन के आपका इंटरेक्शन होगा, डेली इंटरेक्शन हो रहा है, इस क्लास में कितने पैथोजन प्रेजेंट हो सकते हैं, इस बोर्ड पे कितने पैथोजन, इस पेन पे कितने सारे पैथोजन प्रेजेंट हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, हमको देख भी नहीं पाते। लेकिन हम लोग को ये हम लोग की डिजीज कॉज नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम अभी स्ट्रॉन्ग है, हमारा इम्यून सिस्टम से फाइट कर रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा, और कितने सारे पैथोजन से हमारी बॉडी जो है डेली इंटरेक्ट कर रही है, लेकिन हम लोग बीमार नहीं पड़ते हैं। यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, उनको लगातार उनको किल कर रहा है, फाइट कर रहा है उनके साथ, और लगातार उनको किल कर रहा है। ठीक है, और एक और बात,
क्या होता है कि जब भी पैथोजन का इन्फेक्शन होता है, अगर आप बीमार पड़ रहे हो, पैथोजन का इन्फेक्शन और आप बीमार पड़े, इसका मतलब ये नहीं कि आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। आप बीमार इसलिए पड़े क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम के पास कोई एंटीबॉडी नहीं था उस पैथोजन के अगेंस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात लिखा हुआ है कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है किसके अगेंस्ट? पैथोजन के अगेंस्ट। ठीक है, और इसको पैथोजन को किल किया जाता है, उसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना के उसको किल कर दिया जाएगा और इससे हमें एक इम्यूनिटी मिलती है। समझ में आया? आगे देखो प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है? ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं, ब्लड को क्लॉट कराते हैं। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स इनके पास होते हैं, क्या करते हैं? ब्लड को क्लॉट करते हैं, कट फट जाए तो क्लॉटिंग का काम करेंगे ये लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट है भाई ब्लड वेसल्स। एक मिनट का ब्रेक। ब्लड वेसल्स, आइए, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स थ्रू विच ब्लड इज पम्प्ड अराउंड द बॉडी, है ना। बहुत सारे नेटवर्क्स ऑफ ट्यूब प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी के अंदर में, उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स बोलते हैं। और ये क्या करते हैं? ब्लड को पंप करते हैं। आगे देखो कितने तरह के ब्लड होते हैं? आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। देखो आर्टरी के बारे में बात करेंगे तो आर्टरी क्या करता है भाई? आर्टरी करेगा, आर्टरी जो भी होती है हमारे बॉडी के अंदर वो क्या करता है? आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, यानी कि वैसे ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन या फिर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये क्या करेगा? ब्लड को हमेशा हार्ट से दूर ले जाएगा, कैरी अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, ब्लड आर्टरी क्या करता है? ब्लड को हमेशा हार्ट से दूर ले जाएगा, अवे। लेकिन एक एक्सेप्शन होता है, हार्ट के पास एक पल्मोनरी आर्टरी होता है। पल्मोनरी आर्टरी करता है, ये क्या करता है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ठीक है, यानी कि ये जो भी ब्लड निकलते हैं हार्ट से वो कैसे होते हैं? बेसिकली वो होते हैं ऑक्सीजनेटेड, यानी कि इनके ब्लड इस ब्लड के अंदर में भरपूर मात्रा में क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा। लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ठीक है, चलो आगे देखो वेन्स। वेन्स क्या करते हैं? ब्लड को रिटर्न कर देते हैं कहाँ पे? हार्ट पे। यानी कि वेन्स क्या लेकर आता है? ये वेन्स लेकर आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आते हैं कहाँ पे? हार्ट के पास। पहला बात क्या? आर्टरी क्या कर रहा है? ब्लड से आर्टरी क्या कर रहा है? ब्लड को हार्ट से क्या कर रहा है? दूर ले जा रहा है। वेन्स क्या कर रहा है? ब्लड को हार्ट के पास लेके आ रहा है। उसी तरह जैसे आर्टरी का एक्सेप्शन था पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है, वैसे ही वेन्स का एक्सेप्शन होता है पल्मोनरी वेन्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ठीक है, कैपिलरी का काम क्या है? ये आर्टरी और वेन्स को क्या करेंगे? कनेक्ट कराएंगे, जंक्शन की तरह काम करते हैं। आर्टरी और वेन्स को आपस में कनेक्ट करा के रखते हैं ये लोग। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर्टरी क्या करता है? रिच होता है किसमें? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, यानी कि भरपूर मात्रा में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। जबकि वेन्स में डीऑक्सीजन ब्लड प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन की अमाउंट कम होता है। डीऑक्सीजन ब्लड प्रेजेंट है यानी कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होगा, है ना। कैपिलरी क्या है? ट्रांसपोर्ट करते हैं बोथ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजन ब्लड, क्योंकि यहाँ पे जंक्शन बन रहा है तो दोनों का ब्लड, दोनों तरह का ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का भी ट्रांसपोर्टेशन करेंगे और डीऑक्सीजन ब्लड का भी ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। प्रेशर के बारे में बात करेंगे। देखो बेटा, ब्लड को हार्ट से दूर ले जाना है। ठीक है, ब्लड को जब हार्ट से दूर ले जाएंगे तो आर्टरी क्या करेगी? सीधे ब्लड को पकड़ेगी, दूर ले जाएगी और सीधे सारे बॉडी पार्ट्स की तरफ ले जाएगी। तो इनके अंदर आर्टरी के अंदर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है। तो हाई प्रेशर होने के कारण इनकी जो वॉल्स होते हैं, आर्टरी के वॉल्स थिक होते हैं और ज़्यादा इलास्टिक होते हैं। अगर थिन हुए तो ये फट जाएंगे क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है। तो थिक आर्टरी होगा और इलास्टिक वॉल्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर क्या है? हाई है। जबकि वेन्स के अंदर प्रेशर कम होता है तो इनके जो वॉल्स होंगे वेसल्स के वो थिन होंगे और लेस इलास्टिक होंगे। ठीक है, और यहाँ पे तो दोनों ही होगा भाई, थिक जो भी है, इलास्टिक दोनों प्रेजेंट है। थिन भी होता है यहाँ पे और इलास्टिक भी होता है। वाल्व्स के बारे में बात करेंगे तो वाल्व्स, आर्टरी के अंदर कोई वाल्व्स प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि यहाँ पे कोई ब्लड का बैकफ्लो नहीं होता। वाल्व्स का काम क्या है? वाल्व्स एक दरवाजे की तरह काम करते हैं। ठीक है, अगर कहीं हवा आ रहा है दरवाजा बंद करो, हवा नहीं आएगा, उसी तरह वाल्व्स क्या करते हैं? कैपिलरीज के अंदर या आर्टरी के या फिर वेन्स के अंदर, भले वाल्व्स प्रेजेंट का होगा, वेन्स के अंदर प्रेजेंट होगा। ये क्या करेगा? ब्लड के बैक फ्लो होने से प्रिवेंट करता है। ब्लड वापस से नीचे पीछे की तरफ ना आ जाए, उसको बैक फ्लो होने से प्रिवेंट करने का काम वाल्व्स करते हैं। ठीक है, ठीक है, इधर देखिए, इसके अंदर वेन्स के अंदर वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं कि अगर ये तो प्रिवेंट करने के लिए, ताकि बैक फ्लो ना हो जाए वो किसका? ब्लड का। जबकि कैपिलरीज के अंदर में होते ही नहीं है, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, चलो इतना तो समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला भाई
वॉल्स प्ले ए क्रूशियल रोल इन इंश्योरिंग, किस में क्रूशियल रोल परफॉर्म कर रहे हैं भाई? क्रूशियल रोल इन इंश्योरिंग कि जो ब्लड है वो करेक्ट डायरेक्शन में फ्लो करे। ब्लड का काम, वॉल्स का काम यही है, स्पेशली टुवर्ड्स दी हार्ट, हार्ट की तरफ बेसिकली हम लोग को क्या करना है, ब्लड को पहुंचाना है। ठीक है, तो अगर हार्ट की तरफ पहुंचाना है, बेसिकली क्या होता है कि वेन्स जो होते हैं नीचे से ब्लड को लेके आ रहे हैं ऊपर की तरफ, तो नीचे से जब ब्लड ऊपर की तरफ वेन्स लेकर आएंगे तो हो सकता है कि ब्लड वापस नीचे चल जाए ग्रेविटी की वजह से, लेकिन यहाँ पे वॉल्स प्रेजेंट रहते हैं जो आराम से ब्लड को बंद धीरे धीरे करके हार्ट के पास पहुंचा देते हैं। इवन अगेंस्ट द ग्रेविटी लिखा हुआ है। दोज वन वे वॉल्स, मतलब ये सारे के सारे कैसे हैं, वन वे वॉल्स होते हैं, यानी कि यूनि डायरेक्शन फ्लो होता है अपने ब्लड का। फाउंड प्राइमरी इन दी वेन्स ऑफ लेग्स, हमारे पैर वगैरह में प्रेजेंट रहते हैं, जो ताकि बैक फ्लो होने से बच जाए। देखो बेटा ये है आर्टरी, ये जो रेड रेड दिख रहा है तुम्हें क्या, ये आर्टरी है, ये क्या है वेन, और दोनों बीच में जो जंक्शन बन रहा है उसी को हम बोल रहे हैं क्या है, कैपिलरी। तो ये आर्टरी क्या करेगा, ब्लड को कहाँ से लेके आएगा, अवे फ्रॉम हार्ट, अवे फ्रॉम हार्ट, जबकि ये क्या ले जाएगा, टूवर्ड्स ले जाएगा, हार्ट की तरफ ले जाएगा, है ना। चलो इधर देखो, अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे हार्ट के बारे में समझते हैं। पहले एक छोटा सा एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि ये जो डायग्राम है यहाँ पे मेरे ख्याल से क्लियर नहीं है। हार्ट का डायग्राम यहाँ पे ये है आपको, अच्छा एक काम करते हैं पहले इसको समझ लेते हैं, फिर आपको अभी हम डायग्राम बना के समझाते हैं। देखो यहाँ पे क्या करें कि हार्ट क्या एक मस्कुलर ऑर्गन है, हाँ भाई मस्कुलर ऑर्गन है, रफली साइज कैसा, फिस्ट यानी कि मुट्ठी के शेप का साइज होता है इसका, ठीक है। दैट एक्ट एज अ पंप टू सर्कुलेट द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। क्या करता है ब्लड, हार्ट का काम क्या होता है, हार्ट के काम सिर्फ एक ही है, ब्लड को पंप करना भाई, और कोई काम नहीं होता। जो फालतू बातें यहाँ पे आप करंट मूवी में देख के बैठे हुए हो, सिर्फ हार्ट का काम क्या है भाई, हार्ट का काम है ब्लड को सर्कुलेट करना, ब्लड को पंप करना, ठीक है। देखिए ये कनेक्शन अभी अब समझाते हैं इस पॉइंट को। लार्जेस्ट आर्टरी होता है एरोटर, लार्जेस्ट वेन होता है वेना कावा। अभी आपको समझाते हैं इसका मतलब क्या है एक डायग्राम से। आगे देखो पहले कि भाई क्यों 4 चैम्बर हार्ट क्यों होता है, पहले हार्ट एक बना ही लेते हैं, आ जाओ। देखो हमारा ह्यूमन हार्ट कैसा होता है, हमारा ह्यूमन हार्ट होता है भैया 4 चैम्बर्ड हार्ट। एक छोटा सा हार्ट बना लिया जाए, फिस्ट साइज का हार्ट है, ठीक है, ये है हार्ट हमारा, ये डिवीजन ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। चलो इधर देखो 4 चैम्बर तुम्हें 4 स्पेस दिख रहा है, देखो 1 2 3 4 4 चैम्बर है। तो ऊपर वाला जो ये जो है इसको हम बोलते हैं एट्रिया, इसको बोलते हैं वेंट्रिकल्स। तो चूंकि हम लोग जब भी बॉडी की स्टडी करते हैं, बॉडी को ऐसे लेटा कर स्टडी करते हैं, इस पोजीशन को बोलते हैं, इस पोजीशन मतलब करते हैं हम बॉडी की स्टडी, इसको बोलते हैं सुपाइन पोजीशन, यानी कि ये साइड हमारा जो है राइट साइड होगा और ये साइड जो हमारा है वो लेफ्ट साइड होगा। तो ये जो है देखो, ये जो इसको बोलते हैं, ये क्या है, यहाँ पे ये है राइट एट्रियम, इसको बोला जाता है राइट एट्रियम, और ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है भाई लेफ्ट एट्रियम, है ना। ये है राइट वेंट्रिकल्स और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल्स, यानी कि ऊपर वाला दोनों क्या हो गया एट्रियम, नीचे वाले दोनों क्या हो गए वेंट्रिकल्स, ठीक है। नीचे छोटा सा एक बना लेते हैं हम लोग टिश्यू समझने के लिए, क्योंकि टिश्यू मेटाबॉलिज्म कर रहा है, तो टिश्यू मेटाबॉलिज्म करेगा तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड को तो रिलीज करेगा ही, है कि नहीं। ये है टिश्यू, और ऊपर की तरफ हमारा प्रेजेंट है कौन, लंग्स, ठीक है, लंग्स। चाहे आप थोड़ा सा छोड़ो ऐसे, लंग्स हाइपोथेटिकल डायग्राम ही आपको समझाना है, ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है आपको। लंग्स हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एल्वुला एक छोटा सा ऐसा बना लेते हैं, ये मान लेते हैं ये क्या है, ये एल्वुलाई का डायग्राम है, समझने में आसानी होगा। ये रहा एल्वुलाई। चलो तो क्या है कि टिश्यू से ब्लड वेसल निकला, तो टिश्यू से ब्लड वेसल कौन सा निकलेगा, तो टिश्यू से ब्लड वेसल निकलेगा हमारा वेन्स मिलेंगे, निकलेंगे ना। तो ये टिश्यू से निकलेंगे ब्लड वेसल्स, ऐसे करते हैं थोड़ा सा ऐसे, टिश्यू से निकला ब्लड वेसल्स, कौन सा ब्लड वेसल निकला, ये निकला है भाई वेना कावा, है ना, ठीक है। और चूंकि ये वेना कावा क्या है, वेन्स है ना, इसको हम बोलते हैं वेना कावा, वेना कावा बोला जाता है। ये क्या बेसिकली, ये है वेन्स, इसको कहा जाता है वेन्स है ये। और इधर देखो, अब यहाँ से जो ब्लड है यहाँ से लंग्स के पास कैसे जाएगा, तो लंग्स के पास जाता है कैसे, मैंने आपको अभी बताया था। लंग्स के पास ले जाने का काम कौन करेगा भाई, लंग्स के पास अभी मैंने बताया था कि एक आर्टरी है जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड को कैरी करता है, उसका नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। तो इधर देखो ये रहा, यहाँ पे जो स्पेस है मान लेते हैं ये किसका है, ये है पल्मोनरी आर्टरी का। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा, यहाँ से ब्लड को कहाँ ले जा रहा है, लंग्स के पास, है ना। ये देखो ऐसा करके कुछ ब्लड को ले जा रहा है कहाँ पे, लंग्स के पास, है ना। ओके इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया जाए,
ठीक। अब यहाँ से नेक्स्ट एक ऐसा कैपिलरी, ऐसा मैंने आपको वेन बताया जो कैरी करता है कैसा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा लंग्स कहाँ लेकर आएगा, सीधे लेफ्ट एट्रियम में लेकर आएगा। बीच में कैपिलरी का फॉर्मेशन हो सकता है। चलिए, और फिर यहाँ से राइट वेंट्रिकल से फिर ब्लड वेसल्स एक निकला जिसका नाम है एओर्टा। एओर्टा कहाँ जाएगा, एओर्टा जाएगा, ये ब्लड को लेके कहाँ चल जाएगा, वापस से टिश्यू में चल जाएगा। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं मामला इधर से। टिश्यू क्या कर रहा है, मेटाबॉलिज्म कर रहा है, यानी कि क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर कहाँ आ जाएगा, ब्लड कैपिलरी में आ जाएगा। वेना कावा, इस ये जो ब्लड जा रहा है इसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है, यानी कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है कौन, वेना कावा, किसके पास, राइट एट्रियम के पास। राइट एट्रियम के पास जैसे गया ब्लड, और राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, वापस में आएगा राइट वेंट्रिकल से। और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वाल्व्स जो ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं कि गलती से जो ब्लड है वेंट्रिकल से वापस से एट्रियम में ना चल जाए। यहाँ पे प्रेजेंट होता है वाल्व जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। यहाँ प्रेजेंट है ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, तो ब्लड आ गया कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल में। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। ये क्या, ये है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी है ये। तो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड गया, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर ये कहाँ चल जाएगा, ऐसे करते करते पहुंच जाएगा लंग्स के पास। क्योंकि इस ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट था, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज कहाँ हो जाएगा, एल्विलाई में। और एल्विलाई बाहर से जो भी अपने एयर को इनहेल किया क्या लेके आ रहा है, वहाँ से लेके आ रहा है भाई, वहाँ से लेके आ रहा है ऑक्सीजन। ये रहा इसके अंदर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट होगा किसके अंदर में, इसके अंदर में। ये क्या है, ये है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। तो इसके अंदर में अब ऑक्सीजन डिफ्यूज हो गया, यानी कि ये जो ब्लड लेके आएगा, ये जो ब्लड पल्मोनरी वेन लेके आएगा, ये कैसा, ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऑक्सीजन ब्लड वापस से कहाँ पे आ गया, लेफ्ट एट्रियम। और लेफ्ट एट्रियम से फिर ऑक्सीजन ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के पास भी यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट होते हैं जो ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है बाइकस्पिड वॉल्व। हालांकि ये जो डायग्राम है हाइपोथेटिकल है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो वॉल्व, ये जो कैपिलरी ये कहाँ से निकला है, यहाँ पे ऐसे ऐसे इसको बना सकते हो, यहाँ से वेंट्रिकल से हमें निकालना है इसको, इधर से देखो कुछ ऐसा, ऐसे इसको बनाना चाहिए था, लेकिन एक हाइपोथेटिकल डायग्राम था तो वैसा भी आप बना सकते हो, समझने के पर्पज से। लेकिन हम इसको ऐसे भी बनाते हैं। देखो ये भाई ब्लड वेसल यहाँ पे आ गया, ठीक है। चलो, तो ये अब ब्लड कहाँ पे आया था भाई, अभी ब्लड आया था हमारा लेफ्ट एट्रियम में। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था कहाँ था, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस से ब्लड अब कहाँ जाएगा, इसके अंदर आएगा। ये क्या है, ये है एओर्टा, एओर्टा। और यही बताया था कि एओर्टा क्या है, यहाँ पे अभी आपको बताया था एओर्टा क्या है। एओर्टा क्या है, लार्जेस्ट आर्टरी को क्या बोलते हैं हम, एओर्टा बोलते हैं, है ना। लार्जेस्ट आर्टरी हमारा क्या है, एओर्टा। तो ब्लड चला गया कहाँ पे, एओर्टा में। और यहीं से ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से कहाँ चला जाएगा, टिश्यू के पास चला जाएगा। और इसी ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन जो है टिश्यू में इंटर कर जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपने देखा क्या हो रहा है कि यहाँ पे 2 बार ब्लड का फ्लो हो रहा है। इसी को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, यानी कि ब्लड जो है 2 बार हार्ट के पास आ रहा है। एक बार ऐसे वेना कावा लेके आ रहा है, फिर वापस से कौन लेके आ रहा है, पल्मोनरी वेन लेके आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद पूरे बॉडी में ऑक्सीजन ब्लड को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। तो यही बातें यहाँ पे लिखी रखी है, यहाँ पे यही बातें यहाँ लिख रखी है। देखो हमारे पास हमारा हार्ट कैसा होता है, 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है भाई। हमारा हार्ट कैसा है, 4 चेम्बर हार्ट है। और हम लोग कैसे हैं, हम लोग होते हैं वार्म ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड यानी कि हम अपने इंटरनल टेम्परेचर, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, मतलब मेंटेन रखते ही रखते हैं। थर्टी कुछ भी बाहर का मतलब कैसा भी टेम्परेचर हो, माइनस में हो, प्लस में हो, बहुत गर्मी हो, कुछ भी हो, हम लोग अपनी बॉडी टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रखते हैं ना। तो लिखा है कि वार्म ब्लडेड क्रिएचर सच एज, जैसे कि कौन, ह्यूमन, रिक्वायर्स कांस्टेंट हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। इस बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए लगातार हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। तो 4 चेम्बर हार्ट क्या करते हैं, इनेबल करता है दैट बाय प्रिवेंटिंग दी ऑक्सीजन रिच एंड ऑक्सीजन पुअर ब्लड फ्रॉम दी मिक्सिंग, यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड
और ऑक्सीजन पुअर ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस से मिक्स होने में बचाने का काम कौन करता है? तो भैया 4 चेंबर हार्ट करता है, इसलिए हमें 4 चेंबर हार्ट की जरूरत पड़ती है। सिंस ऑक्सीजनेटेड ब्लड डज नॉट मिक्स विद डीऑक्सीजन ब्लड, every cell in the body receives richest possible of supply of oxygen, लगातार बढ़िया भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा ब्लड के अंदर में, जो कि हेल्प्स अस टू थिंक, मूव, डाइजेस्ट एंड फंक्शन अप बेटर, जो हमें मदद करता है थिंकिंग में, मूवमेंट में, डाइजेशन में, रिप्रोडक्शन में, है ना, सारे के सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हमारी मदद करता है। ठीक है, ये एक प्रॉपर डायग्राम है, यही डायग्राम मैंने अभी पीछे तरफ बताया था। ये देखो, ये रहा वेना कावा, ये रहा वेना कावा, यहाँ पे ये रहा वेना कावा, कहाँ पे ब्लड लेके आया? राइट एट्रियम ब्लड, या राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ गया? राइट वेंट्रिकल में गया। यहाँ पे प्रेजेंट है ट्राइकास्पिड वॉल्व, ट्राइकास्पिड वॉल्व ब्लड को ब्लैक फ्लो होने से बता रहा है। ट्राइकास्पिड वॉल्व से जो ब्लड है वो कहाँ गया? यहाँ से चला गया पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ चला गया? लंग्स के पास, लंग्स के बाद फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे लेके आया? पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम के थ्रू ये ब्लड फिर वापस से कहाँ चला गया? एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में चला गया। ठीक है ना, पूरे बॉडी में चला गया, कहने का मतलब ये है। आगे देखिए, एट्रियम और वेंट्रिकल्स में कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। एट्रियम क्या है? अपर चेंबर ऑफ द हार्ट है, मैंने अभी आपको बताया एट्रियम क्या है, अपर चेंबर। ये देखो, ये दोनों एट्रियम क्या है? अपर चेंबर ऑफ हार्ट, जबकि वेंट्रिकल्स क्या है? लोअर चेंबर ऑफ हार्ट। वेंट्रिकल्स क्या है? लोअर चेंबर ऑफ हार्ट। आगे देखो, वॉल्स क्या है? यहाँ पे एट्रियम में थिन होते हैं, जबकि यहाँ पे वॉल्स कैसे होते हैं? थिक होते हैं और मस्कुलर होते हैं। एट्रियम क्या करता है? रिसीव करता है ब्लड फ्रॉम वेन्स। देखो, यहाँ से ब्लड को कौन रिसीव करेगा? यहाँ से डीऑक्सीजन ब्लड रिसीव कौन कर रहा है? राइट एट्रियम। किससे? वेन से ही रिसीव कर रहा है। जबकि वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं? पंप्स ब्लड इनटू आर्टरी। वेंट्रिकल क्या करते हैं? ब्लड्स को, ये जो वेंट्रिकल्स है आर्टरी में पंप कर देते हैं ब्लड्स को। यहाँ पे अभी भी आपको देखना, अभी आपने देखा था कि जो वेंट्रिकल्स हैं यहाँ पे ब्लड्स को पंप कर दे रहे हैं आर्टरी में। ठीक है ना, आगे देखो, यहाँ पे एट्रियम में क्या होता है? लो प्रेशर, जबकि यहाँ पे वेंट्रिकल्स में क्या होता है? हाई प्रेशर होता है। भाई देख लो भाई, वेंट्रिकल्स में प्रेशर क्या होता है? हाई होता है। चलो आगे देखो, डबल सर्कुलेशन अभी आपको समझाया। डबल सर्कुलेशन मतलब क्या होता है कि ब्लड जो है हार्ट के पास से 2 बार गुजरेगा, है ना। यहाँ पे लिखा है कि ब्लड फ्लो ट्वाइस थ्रू दी हार्ट बिफोर कंप्लीटिंग अ फुल सर्किट। ठीक है, 2 बार जो है ब्लड का फ्लो होता है। यही डायग्राम मैंने अभी कुछ देर पहले आपको समझाया था। सिंगल सर्कुलेशन मतलब क्या? ब्लड पास करता है सिर्फ एक बार में थ्रू दी हार्ट इन अ कंप्लीट साइकिल। आओ देखो, कुछ एनिमल्स लिख रहे, कुछ यहाँ पे हार्ट के चैम्बर्स के बारे में आपको कुछ चार्ट दिया हुआ, देख लेते हैं। बर्ड्स यानी एव्स, यानी कि जो बर्ड्स होते हैं, फीमेल्स होते हैं, इनके पास 4 चेंबर हार्ट होता है, यानी कि यहाँ पे कंप्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। वार्म ब्लड यानी कि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस में लोग मेंटेन करते हैं। ठीक है, बाहर में कैसे भी टेम्परेचर हो। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स कैसे होते हैं? 3 चेंबर हार्ट होता है इनके अंदर में, यानी कि यहाँ पे कंप्लीट डबल सर्कुलेशन नहीं मिलेगा, यहाँ पे पार्शियल डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। और जो बॉडी टेम्परेचर होता है इनका ये मेंटेन नहीं कर पाते, यानी कि बाहर का टेम्परेचर, एक्सटर्नल टेम्परेचर, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अगर चेंज हो गया तो उनके बॉडी का टेम्परेचर भी बाहर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। फिशेस के अंदर कितना होता है? 2 चेंबर हार्ट होता है। सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। याद कर लिएगा, ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है। आगे देखो, लिम्फ और टिश्यू अभी आपको बताया था। लिम्फ्स क्या करते हैं भाई? हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं, हमारे बॉडी को, हमारे जो भी सेल्स फ्लूइड या फिर लिम्फ बनाते हैं उसको फिल्टर आउट करते हैं। ठीक है, और साथ में उसके अंदर लिम्फोसाइट वगैरह ऐड होते हैं ताकि वो उसको क्लियर किया जाए, है ना, डिजीज फ्री किया जाए। सम कंपोनेंट ऑफ द ब्लड लीक्स थ्रू दी पोर्स इन द वॉल ऑफ कैपिलरी। कैपिलरी से कुछ जो होते हैं ब्लड के पोर्शंस क्या होते हैं, मतलब ब्लड के जो कंपोनेंट क्या होते हैं वो रिलीज आउट होते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लाज्मा हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है और ब्लड सेल्स होता है, लेकिन कोई आरबीसी नहीं होगा, है ना। आरबीसी लीक आउट नहीं कर सकता। ब्लड प्रोटीन हो सकता है, ब्लड प्लाज्मा हो सकता है, ब्लड सेल्स होते हैं। तो लिम्फ क्या है? बेसिकली एक कलरलेस फ्लूइड है, क्योंकि यहाँ पे आरबीसी एब्सेंट है। यहाँ पे आरबीसी है नहीं तो क्या है? आरबीसी एब्सेंट है, यानी कि क्या है? कलरलेस फ्लूइड है। इसके पास लेस प्रोटीन होता है ब्लड के थ्रू। ब्लड के कंपेरिजन में यहाँ पे प्रोटीन की संख्या क्या होगी? कम होगी। ठीक है, लिम्फ इज अ पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, वही जो लिम्फ का फ्लो हो रहा है। लिम्फ फ्लो करता है लिम्फेटिक कैपिलरीज से, जो कि ज्वाइन होकर क्या बनाता है? लार्जर लिम्फ वेसल्स को बनाते हैं। ये वेसल्स फाइनली किस में मर्ज होते हैं? लार्जर वेन्स में जाके वापस से मर्ज आउट होते हैं। फंक्शन आप खाली ध्यान रखना, फंक्शन का क्या करता है? फंक्शन लिम्फ जो क्या करता है? कैरी करता है डाइजेस्टेड एंड अब्सॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन। जो भी इंटेस्टाइन से फैट का डाइजेशन होता है वो कहाँ जाके अब्सॉर्ब होगा? वो कहाँ जाके कैरी होगा? वो कैरी करेगा लिम्फेटिक सिस्टम में, है ना। ड्रेन करेंगे एक्सेस फ्लूइड बैक टू दी ब्लड। एक्सेस फ्लूइड अगर सेल्स के अंदर ज़्यादा फ्लूइड बन चुका है, अभी कुछ देर पहले समझाया था, वापस उसको ड्रेन आउट किया जाएगा। ड्रेन करके वापस से उसको फिल्टर करके वापस से डाल दिया जाएगा। कहाँ पे? वापस से ब्लड के अंदर में डाल दिया जाएगा। लिम्फ के अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है लिम्फोसाइट, जो हेल्प करते हैं, डिफेंड करते हैं बॉडी को अगेंस्ट इन्फेक्शन के अंदर, है ना, इन्फेक्शन से बचाते हैं ये सब।
चलो भाई आगे देखो, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। खत्म हो गया हमारा सर्कुलेशन। ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, क्योंकि प्लांट मूव नहीं कर सकते तो लेकिन उनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन तो कराना है ना भाई। देखो, प्लांट डू नॉट मूव, हैव अ लार्ज पोर्शन ऑफ डेड सेल, इनके पास बहुत ज़्यादा डेड सेल प्रेजेंट होता है इन मेनी टिश्यू, हेंस दे हैव लो एनर्जी, इसलिए इनके पास क्या होती है, एनर्जी की नीड क्या होती है, कम होती है। इसलिए यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन का जो रेट होता है कैसा होता है, स्लो ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। बट ट्रांसपोर्टेशन का जो डिस्टेंस है वो बहुत बड़ा है। ट्रांसपोर्टेशन तो स्लो है लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का डिस्टेंस बहुत बड़ा है। बड़े बड़े पेड़ हैं उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा वही समझते हैं। देखिए, जाइलम आर फ्लोएम क्या होते हैं, कंडक्टिंग ट्यूब्स होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन कराने में मदद करते हैं। देखो, जाइलम किसका ट्रांसपोर्टेशन कराता है, वाटर और मिनरल्स का, जबकि फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्टेशन कराएगा, फूड का, अमीनो एसिड का और अदर ऑर्गेनिक सबस्टांस का। प्रोसेस क्या होता है यहाँ पे, जाइलम के अंदर यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, यानी कि अपवर्ड मूवमेंट होगा। कहाँ से, रूट से एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट की तरफ में अपवर्ड, यानी कि यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट हो रहा है। वाटर नीचे से अब्जॉर्व होगा सॉइल से, रूट अब्जॉर्व करेगा और कहाँ भेज देगा, एरियल पार्ट्स ऑफ स्टेम के, है ना, जहाँ पे जरूरत पड़ेगी, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है लीव्स के पास। जबकि फ्लोएम के पास क्या, फ्लोएम क्या करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करता है, यानी कि एनर्जी का यूज करता है। बिना एनर्जी के यूज किए हुए यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, ठीक है। एनर्जी यहाँ पे यूज देना ही पड़ेगा आपको। रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी के फॉर्म में आपको एनर्जी देना पड़ेगा। मेन टिश्यू कौन इन्वॉल्व होता है, जाइलम वेसल्स, है ना। जाइलम के कंपोनेंट्स आपको होते हैं पता है, ट्रैकेट वेसल्स। तो जाइलम वेसल्स होते हैं और ट्रैकेट्स होते हैं, है ना। जैसे कि ट्रैकेट, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, 4 कंपोनेंट होते हैं, उसमें से वेसल्स और ट्रैकेट्स होते हैं मेन कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं जाइलम में ट्रांसपोर्टेशन में, यानी कि वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन में। फ्लोएम में CO2 और कंपेनियन सेल होते हैं ना ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा भी होता है तो उसकी नीड नहीं होती। आप ध्यान रखना कि CO2 और कंपेनियन सेल फ्लोएम में ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं, जबकि जाइलम में ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, जाइलम वेसल्स और जाइलम वेसल्स और जाइलम मतलब ट्रैकेट्स। आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, क्योंकि रूट प्रेशर क्रिएट होता है। रूट प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, रूट टेकअप करते हैं आयंस का, किससे, सॉइल से, ठीक है। जो कि कैसे होता है, विच क्रिएट करता, जो मतलब एक तरह से अगर सॉइल के अंदर में बेसिकली क्या न्यूट्रिएंट्स क्या है, यानी कि आयंस क्या है, ज़्यादा है, और प्लांट्स के अंदर में न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो वहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से जो भी आयंस हैं वो सॉइल से कहाँ चले जाएंगे, आयंस का मूवमेंट कहाँ पे हो जाएगा, सॉइल से रूट में मूवमेंट हो जाएगा। और ये मूवमेंट हो कैसे रहा है, वाटर के थ्रू। वाटर फ्रॉम सॉइल्स मूव्स इनटू द रूट, वाटर कहाँ से सॉइल से मूव करेगा, रूट में। देयर इज अ कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द रूट जाइलम एंड वाटर इज स्टेडली पुश अप टुवर्ड, अपवर्ड्स की तरफ उसको पुश किया जा रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि लगातार वाटर का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। बेसिकली प्लांट क्या करते हैं, लगातार ट्रांसपिरेशन करते हुए जा रहे हैं। लीव्स पे ट्रांसपिरेशन हो रहा है, एरियल पार्ट्स को प्लांट में ट्रांसपिरेशन हो रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ से वाटर का लॉस लगातार होते जा रहा है। तो वाटर का नीड बढ़ रही है ऊपर, वाटर का रिक्वायरमेंट है ऊपर, तो लगातार वाटर का जब लॉस होते जा रहा है तो एक तरह से रूट प्रेशर जनरेट होता है, वाटर को ऊपर की तरफ सक किया जाता है। इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन होने की वजह से वाटर को ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, पुल किया जा रहा है। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या था, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, अभी आपको बताया, ठीक है। ट्रांसपिरेशन का रोल क्या है, ट्रांसपिरेशन का बेसिकली मेजर रोल क्या है, पहला देखो, एब्जॉर्प्शन ऑफ अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर का एब्जॉर्प्शन करना, साथ में जो भी मिनरल्स रूट से लीव्स की तरफ जा रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन करना, ठीक है। टेम्परेचर रेगुलेशन में मदद करता है कि अगर ज़्यादा गर्मी है तो प्लांट्स क्या करेंगे, अपने आप को कूल करने के लिए ट्रांसपोरेशन करेंगे, ठीक है, इवेपोरेशन कराएंगे। डे टाइम में मेजर फोर्स होता है ट्रांसपिरेशन पुल, और नाइट टाइम में रूट प्रेशर की तरह काम करता है ये। देखो फिर देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के बारे में समझते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड कैसा होगा, लीव्स होगा और अदर पार्ट्स, जिसको मतलब बेसिकली फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ट्रांसलोकेशन प्रोसेस से होता है। फ्लोएम ट्रांसलोकेट करते हैं फूड कहाँ पे, लीव से। These substances are specially delivered to the storage organs of root, fruits, seeds and growing seeds। जो भाई रूट्स को फूड की जरूरत पड़ेगी, फ्रूट्स, सीड वगैरह, ग्रोइंग ऑर्गन्स को जो फूड की रिक्वायरमेंट होती है वो कैसे फुलफिल होगी, ट्रांसपोर्टेशन से फुलफिल होगी। आगे देखते हैं भाई, अगला पोर्शन आ गया इस एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या हो सकता है भाई, मेटाबॉलिक वेस्ट होगा यूरिया, है ना। मेनली यहाँ पे लिखा हुआ है यूरिया और यूरिक एसिड, जो कहाँ बनते हैं, बॉडी से बाहर निकालना होता है, हमें एक्सक्रीशन करना होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में होगा किडनी, ए पेयर ऑफ यूरेटर, ये रहा किडनी, ये रहा यूरेटर, ये बगल में है यूरेटर, ये है किडनी, नीचे की तरफ है यूरिनरी ब्लैडर, ये है यूरिनरी ब्लैडर,
तो ये सारे चारों चीज़ें मिलके क्या बनाते हैं, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम को क्रिएट करता है। सबसे पहले समझते हैं किडनी। किडनी क्या करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि यूरिया और यूरिक एसिड को फिल्टर करते हैं, ठीक है, ब्लड से। जो भी ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट बने हैं उसको फिल्टर करने का काम कर रहा है किडनी। साथ में ये जो किडनी है कनेक्टेड है किससे, ये जो किडनी कनेक्टेड है यूरेटर से कनेक्टेड है, कनेक्ट्स द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर। कौन काम कर रहा है, यूरेटर। यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगा, जो भी यूरिन बना हुआ है, जो भी यूरिक एसिड या जो यूरिया ब्लड से फिल्टर आउट हुआ है, कहाँ फिल्टर आउट होगा, नेफ्रॉन में फिल्टर आउट होगा। और यही जो यूरिन है इसको स्टोर कर दिया जाएगा कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में। तो जब अर्ज आएगा, जब भी सिग्नल पहुंचेगा यूरिनरी ब्लैडर से, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर में कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो सिग्नल भेजते हैं ब्रेन को, हाइंड ब्रेन को सिग्नल भेजेंगे और क्या करेंगे हम लोग, जैसे यूरिनेशन का सिग्नल आएगा हम लोग जाके यूरिनेट कर लेते हैं। आगे यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है यूरिन आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। यूरेथ्रा को हम एक टर्म से और जानते हैं जिसको बोलते हैं यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। यूरोजेनिटल ट्रैक्ट कहने का मतलब ये है कि इस ट्रैक्ट के थ्रू यूरिया का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है और जेनेटल ऑर्गन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब स्पर्म का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूरियोजेनिटल ट्रैक्ट भी बोलते हैं। आगे आओ, किडनी के अंदर में बहुत सारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं। तो ब्लड फिल्टर होगा तो फिल्टर होने के बाद फिल्ट्रेट बनते हैं। जैसे कि देखो नेफ्रॉन के अंदर दो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, एक होता है ग्लोमेरुलस, एक होता है बाउमन्स कैप्सूल। तो ग्लोमेरुलस क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स आपस में मिल जाते हैं, इसको बोलते हैं क्लस्टर्स ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लस्टर्स ऑफ ब्लड वेसल्स जो किडनी में प्रेजेंट होंगे उसी को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और ये जो ग्लोमेरुलस है इसको सराउंड करता है एक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं बाउमन्स कैप्सूल। बाउमन्स कैप्सूल क्या है, एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, बहुत सारे नेफ्रॉन को कवर करके रखा हुआ है, ठीक है। और जो भी फिल्ट्रेट फिल्टर आउट होंगे ब्लड वेसल से, वो कहाँ जाएंगे, बाउमन्स कैप्सूल में फिल्टर आउट होंगे। जो भी फिल्ट्रेट होगा फिल्टर होकर कहाँ चला जाएगा, बाउमन्स कैप्सूल में चला जाएगा। आगे देखते हैं, ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। देखो पहला बात समझते हैं, इधर देखो ये क्या है, एट्रियोल रीनल आर्टरी से जो ब्लड वेसल लेके आएगा, और ये है आर्टरियल जो ग्लोमेरुलस से बाहर निकल रहा है। इधर ऊपर की तरफ प्रेजेंट है ये बाउमन्स कैप्सूल, अंदर की तरफ प्रेजेंट है क्लस्टर ऑफ ब्लड वेसल जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लोमेरुलस। पहला बात देखो, नाइट्रोजन वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड और जो भी सॉल्ट्स वगैरह होंगे ब्लड के अंदर में उसको फिल्टर किया जाएगा इनिशियल फिल्ट्रेट्स के थ्रू। यहाँ से फिल्टर आउट होगा, कहाँ आएगा, बाउमन्स कैप्सूल में आएगा, ठीक है। इंटर्स इनटू बाउमन्स कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। अब जो भी एब्जॉर्प्शन हुआ, जो भी बायोमोलिक्यूल्स आए हैं फिल्ट्रेट के अंदर, जैसे कि नाइट्रोजन वेस्ट हो गया, ग्लूकोज हो गया, अब इसका क्या कराना है, हमको री एब्जॉर्प्शन करवाना है, क्योंकि ये अगर हमारे बॉडी से बाहर चल जाएंगे तो हमारी दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। यूजफुल सब्सटेंसेस जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, सॉल्ट हो गया, और ज़्यादातर अमाउंट ऑफ वाटर को क्या कर दिया जाता है, सिलेक्टिवली री एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इस नेफ्रॉन के अराउंड अगर आप गौर कर रहे हो तो यहाँ पे बहुत सारे वेसल्स प्रेजेंट है यहाँ पे। तो जो भी फिल्ट्रेट के अंदर आया है ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड, ये वापस से री एब्जॉर्ब हो जाएंगे इस ब्लड वेसल्स में, ठीक है। आगे देखो ट्यूबुलर सिक्रीशन, यूरिया साथ में कुछ वाटर और जो सॉल्ट्स सीक्रेट हो रहे हैं ट्यूब्स के अंदर में, ये कहाँ ओपन होंगे, सब जाके खुलते हैं यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में। ये जो पोर्शन इसे हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। इसके अंदर क्या कर गया, यूरिया गया है, कुछ अमाउंट में वाटर भी जाता है, कुछ अमाउंट में सॉल्ट्स भी इसके अंदर में चल जाते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड ऑन दी, कितना वाटर, अच्छा कुछ अमाउंट में इस वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर होता है, क्योंकि बॉडी से ज़्यादा एक्सेस ऑफ वाटर को नहीं हम लोग वेस्ट आउट कर सकते हैं। तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो अमाउंट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन किस बात पर डिपेंड कर रहा है कि कितना हम हमारे बॉडी के अंदर में वाटर प्रेजेंट है। तो अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर हमारे जितने अंदर बॉडी में प्रेजेंट होगा उतना ही हमारा रीअब्जॉर्प्शन का रेट होगा। फिर अमाउंट ऑफ डिसॉल्व वेस्ट, हमारे कितना अंदर, हमारे ब्लड के अंदर कितना वेस्ट है, इस बात पे भी हमारा रीअब्जॉर्प्शन किया अमाउंट डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है भाई आर्टिफिशियल किडनी यानी कि हीमोडायलिसिस। जब किसी पर्सन का किडनी फेल हो जाता है तो ब्लड को फिल्टर करने के लिए हीमोडायलाइजर मशीन होता है कुछ इस तरीके सा, इसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो इस हीमोडायलाइजर मशीन को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है। जब किस केस में इसको यूज़ किया जाएगा, जब किडनी फेलियर हो जाए, ठीक है। आर्टिफिशियल किडनी क्या करेगा, वही रिमूव करेगा नाइट्रोजन वेस्ट जैसे कि यूरिया और यूरिक एसिड जो बन चुका है वहाँ पे ब्लड वेसल से,
आर्टिफिशियल किडनी के अंदर कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ये ध्यान रखना है कि आर्टिफिशियल किडनी के अंदर कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। जो कि रीअब्जॉर्प्शन चल रहा था कहाँ पे, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन चल रहा था किडनी के अंदर में, यहाँ पे कोई भी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक है। इस आर्टिफिशियल किडनी के अंदर बहुत सारे डायलिसिस फ्लूइड होते हैं, जिसके अंदर जो ऑस्मेटिक प्रेशर होगा वो ब्लड प्रेशर के अकॉर्डिंग ही रखा जाता है। ठीक है। और इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर में कोई भी नाइट्रोजन वेस्ट नहीं होता। ठीक है। चलो आगे देखो, यूज डायलिसिस सॉल्यूशन, मतलब जो भी यूरिया वगैरह होगा, एक्सेस ऑफ सॉल्ट वगैरह होगा, यहाँ से बाहर निकाल लिया जाएगा, क्योंकि ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट है, वो क्या है, यूरिया ही है। और यूरिया को हमको बेसिकली बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना है, यानी कि हर 15 दिन पे एक पेशेंट को जाना पड़ता है। अगर जिसका किडनी फेलियर हो चुका है तो हर 15 दिन में उसको हॉस्पिटल विजिट करना पड़ेगा अपने ब्लड को फिल्टर कराने के लिए। आगे देखो, एक्सक्रीशन ह्यूमन में कंप्लीट है। प्लांट्स के बारे में छोटा सा टॉपिक देख लो। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे रिमूव किया जाता है, प्लांट कैसे रिमूव करते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस से। सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से कैसे होगा रिमूव, स्टोमाटा के थ्रू। जो भी एक्सेस वेस्ट होगा उसको ऐसे रिमूव किया जाएगा, एक्सक्रीशन के थ्रू। शेडिंग ऑफ लीव्स, शेडिंग ऑफ ओल्ड लीव्स, पुराने लीव्स जो टूटते हैं, वो बेसिकली क्या होता है, वो भी एक तरह से एक्सक्रीशन का ही रोल होता है प्लांट्स के अंदर में। और प्लांट्स सीक्रेट करते हैं सम वेस्ट सब्सटेंसेस, जैसे कि सॉइल वगैरह जो भी होगा, सॉइल में वो लोग एक्सक्रीट आउट कर देंगे। ठीक है। आगे देखते हैं भाई। तो अब इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। लाइफ प्रोसेस जो लेक्चर है, अब यहाँ पे जो भी एग्जाम ओरिएंटेड बातें थी हमने कर ली। आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए ये जो लेक्चर है सफिशिएंट है। इसको जितनी बार हो सके उतनी बार देखें, उतनी आपको क्रिस्टल क्लियर चीज़ें समझ में आएगी। तो आपको करना क्या है कि जो भी क्लास नोट्स है आपके, उसको रिवाइज करना है, जो भी आपने क्लास नोट्स बनाया है। साथ में आपको एनसीईआरटी को डील करना है, बढ़िया से थॉरली लाइन बाय लाइन आपको रीड करना है। और जो भी पीवाईक्यू अभी तक आए हुए हैं उसको डाउनलोड करके या फिर कहीं से भी लेके आप उसको सॉल्व करिए, और सारा आपका काम हो जाएगा। ठीक है। फिर इस लेक्चर को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए लेक्चर हेल्पफुल रहे। ठीक है। थैंक यू।